वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग। सो वी आर अगेन बैक ऑन डीयू परीक्षा विद अवर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आई होप आप सभी लोग पार्ट 1 देख कर यहाँ पर आएंगे। काफी बच्चे वर आस्किंग कि भाई क्या शेड्यूल रहेगा, किस हिसाब से वीडियोस आएंगी। तो माय ऑनेस्ट आंसर वुड बी कि मुझे भी नहीं पता, बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी जो लाइफ में चलती रहती है। पता नहीं लगता कब टाइम मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, कब कॉलेज जाना जरूरी हो जाएगा। वैसे तो रेगुलर जा रहा हूँ कुछ टाइम से, बट ये देखते हैं मतलब क्या होगा जो हिसाब किताब होगा। हाँ, अगर आप लोगों को मतलब कुछ शेड्यूल टाइप ऑफ कुछ ऐसा करना है तो यू गाइस कैन कोऑर्डिनेट विद मी ऑन टेलीग्राम। मतलब वहां पर हाँ, मैं आई कैन टेल यू कि मतलब इतना इतना प्रोग्रेस हो गया। टेंटेटिव टाइमिंग्स में बता सकता हूँ, बट ऐसे में बताऊं कि मैं इस तरीके से करूंगा तो दैट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर मी, अगर मैं फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, वो क्यों नहीं है उसका लॉजिक आपको बताइए यार। मतलब अगर मैं कोई यहाँ वर्किंग प्रोफेशनल या वगैरह कुछ होता तो हाँ मैं कर सकता था, मतलब बता सकता था कि मैंने ये शेड्यूल बना लिया, बट पता नहीं, मैं खुद नहीं जानता। बाकी आप सभी लोग को से एक गुजारिश थी मेरी कि आप जी मैथ्स को जरूर सपोर्ट करते रहिएगा। जो आप ही की जैसी एक स्टूडेंट was या is basically preparing videos of जी मैथमेटिक्स, तो मोटिवेशन भी लीजिए और सीखिए भी। और कोशिश करिए कुछ भी आप लोग ऐसी वैल्यूबल चीज, नॉट जस्ट दिस बट कुछ डिफरेंट वैल्यूबल चीज अपनी लाइफ में करें। एक अच्छा सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने की हमेशा हमेशा कोशिश करते रहिए। कुछ भी हो, छोटे से मोटा करिए जरूर। कुछ सीखिए, कुछ सिखाइए और देखिए, मतलब दुआएं लीजिए। बाकी लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया ही होगा। मैं अगेन याद दिला रहा हूँ, पेरेंट्स का पैसा बर्बाद नहीं जाने दिएगा, वेस्ट मत करिए। आप सेमेस्टर 4 में आ चुके हैं, अगर आप अभी तक सीरियस नहीं हुए तो सीरियस हो जाइए, मजे करते रहिए, पर सीरियस भी होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका रीजन आप सभी को बहुत बार बात वो मैं बता चुका हूँ कि यार काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग रही है तो उसको रिटर्न देना है। उम्मीदों पर ऐसे पानी नहीं फेरना किसी की भी, स्पेसिफिकली योर पेरेंट्स। तो यही कुछ बातचीत थी। बाकी सीएफटी से स्टार्ट करेंगे, एमओटी से एंड कर देंगे, सभी कुछ इसमें कवर होगा। आई होप आपको नया वाला पैटर्न थोड़ा सा अच्छा लगा हो, जिसमें एक आध सवाल लिए जा रहा है। बाकी अब जो डिमांड चल रही है वो कार्बोहाइड्रेट्स की है, तो उस पर वर्क करने की मैं कोशिश करूंगा। वैसे तो मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सोच रहा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बट ठीक है, देखते हैं कार्बोहाइड्रेट जैसा होगा। देखते हैं, मतलब अकॉर्डिंगली करते हैं चीजों को, और कोशिश रहेगी कि जितना जल्द से जल्द मैं हो सके कर दूं। बाकी अगर अपडेट लेनी है तो हाँ, टेलीग्राम वगैरह पर करिएगा। तो मतलब अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं करा है। कुछ एकदम उसका जीरो प्रोग्रेस है, तो मैं कुछ बता ही नहीं सकता कि मैं कब तक करूंगा। जैसा भी होगा टाइम मिलेगा अकॉर्डिंगली करते हैं। और बाकी कुछ बात हो तो जरूर डीएम करिए, कुछ ना कुछ गाइडेंस लेनी हो, कैसी भी बात करनी हो तो जरूर टेक्स्ट करिए। तो फिर चलिए यार स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। नाउ वी हैव इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन यहाँ पर आपकी ये थ्योरी है। बहुत ज्यादा सवाल यहाँ से बनने के चांसेस है और बने भी हैं आपके वीआईक्यू में। शायद आई थिंक 15-20 नंबर तो मिनिमम, बाकी पता ही लग जाएगा कितने का मिलता है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन इसकी डिफरेंट डिफरेंट चीजें अलग अलग तरीके की, सारा का सारा सब कुछ एकदम कंसेप्चुअल वाला पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक को जैसे ही हम एंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इसके। जैसे कि आप सभी को पता है, अजय साहब की किताब के यहाँ पर मैं कटआउट्स नहीं मतलब लिख के लाया हूँ, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आयनिक लिगेंड्स यहाँ पर बताया गया। तो ये थ्योरी बोलती है सबसे पहले, जो इसका सबसे पहला पॉइंट है वही इसका सबसे पहला ड्रॉबैक है, कि ये कंसिडर करती है कि हमारे पास जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड है दैट इज गोइंग टू बी योर आयनिक बॉन्ड। क्योंकि जनरली लिगेंड हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होते हैं, हाँ सर होते हैं, वो तो देखा हमने। तो उसी को वो बोल देती है कि यार ये आपका नेगेटिव चार्ज पीछे आ गई, मेटल सेंटर आपका पॉजिटिव हो गया, तो उनके बीच में एक आयनिक इंटरेक्शन बोल देती है। फिर बात आई कि यार आपने ये तो बता दिया, पर आप जरा न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में भी तो बताओ, जैसे कि वाटर और अमोनिया, उसको उसकी क्या राय है। तो उसके लिए ये बोलती है कि देखो यार, आपका जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम है, जो मोर और लेस जनरली आपका लोन पेयर डोनेट करेगा, उसको हम जो है वो एक डाइपोल की तरह कंसिडर करेंगे। कि यहाँ पर जैसे ये आपका पानी है, तो यहाँ आपका डेल नेगेटिव आएगा, यहाँ आपका डेल पॉजिटिव आएगा, और ये जो डेल पॉजिटिव है फिर ये डायरेक्ट करेगा टुवर्ड्स डोनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो इफ लिगेंड इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल लाइक दिस, तो यहाँ पर आपका जो है नेगेटिव एंड ऑफ द डाइपोल, दिस नेगेटिव एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेटल आयन। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे कि यहाँ देख भी सकते हैं, तो राइटिंग इसलिए बहुत खराब आई है बिकॉज क्योंकि मेरे हाथ में ग्लव्स हैं, सर्दी हो रही है भाई, इसलिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देन वी हैव दिस मेटल लिगेंड बॉन्ड इज नॉट कोवेलेंट, जो कि यहाँ पर बात करी गई है। फिर यहाँ बोला कि सेकंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इज द रिपल्जन होती है यहाँ पर लोन पेयर ऑफ द लिगेंड्स एंड द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपकी रिपल्जन भी मौजूद होती है। तो काइंड ऑफ वीएसीपीआर जैसा मॉडल ये बन जाता है। यहाँ पर आपकी अट्रैक्शन भी हो रही है, रिपल्जन भी हो रही है, फिर एक ऑप्टिमम डिस्टेंस तक लिगेंड आपका पहुंच जाता है। फिर यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा बताया 5D ऑर्बिटल्स होते हैं। आपको पता है नॉर्मली वो डीजनरेट होते हैं, डीएक्स स्क्वायर डिवाइडेड डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डीजेड स्क्वायर, सारे के सारे जो है वो सेम एनर्जी लेवल पर होते हैं। हमें पता है सम इक्वल उस पर बनाते हैं, यहाँ पर ऐसे बनाते हैं ना डब्बे, पांचों डब्बों को, तो ये सेम एनर्जी। बट क्या होता है, एज लीगेंड आता है तो ये डीजनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाती है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर लिगेंड आएंगे।
तो कैसे होगी वो हमें डिटेल में उसी के अराउंड डिस्कशन हमारा रहेगा, उस पर बात करनी है। तो यहाँ पर मैं अब अपनी स्लाइड्स ले आया क्लास 12 की, तो आप बहुत आराम से देख सकते हैं। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल कंसिडर करती है मेटल को एज अ पॉइंट चार्ज एंड लिगेंड को एज अ पॉइंट चार्ज भी, दोनों को, इसको पॉइंट पॉजिटिव, इसको पॉइंट नेगेटिव चार्ज। जब लिगेंड अप्रोच करेगा मेटल को तो एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इंक्रीज होगी। सर ये अगर आप समझा देते तो मजा आ जाता। तो बेटा होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा। लिगेंड है किसके साथ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के साथ। मेटल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल्स जो डी ऑर्बिटल है वो देखेंगे कि यार इनके पास जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, लिगेंड है उसके पास चार्ज है, आपको पता है k⁻r² होता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग द फॉर्मूला फॉर आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, हाँ जी सर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ये कुछ ना कुछ दूसरे इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए रिपल्जन क्रिएट होगी। द मोमेंट रिपल्जन हुई सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई, स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं कम, बट हम यहाँ पर एनर्जी की बात करें तो ओवरऑल डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब अगर मुझे पता लग गया कि यार ये लिगेंड ना इसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल की तरफ आ रहा है, मान लीजिए सपोज करिए 5 डी ऑर्बिटल है, 5 में से जो पहला डी ऑर्बिटल है उसका अभी मैं कुछ नाम नहीं बोल रहा, उसकी तरफ लिगेंड ज्यादा आ रहे हैं, मतलब लिगेंड की जो डायरेक्शन है, लिगेंड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल पर ही आ रही है। तो वो कहेगा यार उसके उसमें जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ होगा वो कहेगा यार मुझे ज्यादा रिपल्जन फील हो रही है, तो मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि मुझ पर ही अटैक हो रहा है, मैं अपनी एनर्जी ज्यादा बढ़ा लूंगा, तो उस आदमी की एनर्जी बढ़ जाएगी, बाकी चारों लोगों की एनर्जी हो जाएगी कम। आई होप सो ये आप समझ पा रहे होंगे क्या यहाँ पर चीज है। तो इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ डी इज अनसिमेट्रिकल विच कॉजेज स्प्लिटिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और स्प्लिटिंग डिपेंड करती है किस तरह का अटैक है, किस प्रकार का अटैक है, खतरनाक है, आसान है, मतलब वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वही यहाँ पर डिस्कशन रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पॉइंट पॉजिटिव, पॉइंट नेगेटिव, न्यूट्रल लिगेंड को पॉइंट डाइपोल मानते हैं। इस प्रकार ये जो नेगेटिव चार्ज है जितना ज्यादा ये अमन ने बढ़ा दिया उतना बढ़िया ये डोनेशन होगी, उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। देन होता क्या है साहब, सबसे पहले आपको डी ऑर्बिटल्स की शेप पता होगी, सभी को पता होगा, डी एक्स वाई हो, डी वाई जेड हो, डी जेड एक्स हो, सारे के सारे इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, इन बिटवीन द प्लेन होते हैं। सर बिल्कुल सही। यदि बट डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं अलोंग द एक्सिस। सभी को पता है ये वाली शेप, हाँ सर बिल्कुल पता है। तो अब होगा क्या, अगर मान लीजिए लिगेंड डायरेक्ट आया कहां से, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से, तो होगा क्या, क्या इन लोगों के पर डायरेक्ट अटैक होगा, सर इस पर भी, इस पर भी। बट क्या इस पर डायरेक्ट अटैक होगा अगर लिगेंड एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस से आया, तो क्या इस इन लोब्स में यहाँ जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे क्या वहां पर डायरेक्ट रिपल्जन दिखेगी, नहीं, इतनी डायरेक्ट नहीं होगी, थोड़ा सा डिस्टेंस पर रहेगी, थोड़ी दूरी से रहेगी, वेराज यहाँ पर इन लोगों को डायरेक्ट अटैक होता हुआ नजर आएगा। तो साहब होगा क्या, वैसे यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल दे रखा है मैंने कि पहले क्या होगा, लिगेंड बहुत दूर होते हैं, लिगेंड इनिशियली बहुत दूर होते हैं, फिर लिगेंड अप्रोच करना शुरू करते हैं, तो सारे के सारे डी ऑर्बिटल्स, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जैसे हम खड़े हैं किसी रोड पर, हम ये शायद आपने कहीं ना कहीं बात सुनी होगी, बहुत दूर से ट्रक आ रहा है, को वो अब वो मैं बीच रोड पे खड़ा हूँ, अब वो ट्रक अगर बहुत दूर है तो कोई मेरे साथ, मतलब मान लीजिए 10 लोग लाइन से खड़े हैं, सबको लगेगा उनकी तरफ आ रहा है, जब तक कि वो क्लोज ना आ जाए, हमें दिखे कि नहीं नहीं ये मेरी तरफ ही आ रहा है, या मेरे बराबर वाले बंदे की तरफ आ रहा है, या उसके बराबर वाले इंसान की तरफ आ रहा है, तब तक ये कंफर्म नहीं होगा, जब तक वो क्लोज नहीं आ जाएगा। जब तक वो बहुत दूर से आ रहा है सभी को लगेगा मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, ये लगेगा, हाँ सर। तो उससे क्या होगा, सभी में एक परेशानी क्रिएट होगी, एक रिपल्जन, एक उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इनिशियली सभी की एनर्जी बढ़ जाती है जब लिगेंड बहुत दूर से स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड से आ रहा हो, तो जैसे ही कुछ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आता है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल को पता लग गया कि नहीं नहीं साहब ये तो मेरे पास ही आ रहा है, तो वो कहेगा यार अब मुझे अपनी एनर्जी बढ़ा लेनी चाहिए क्योंकि मेरे पास लिगेंड आ गया। बाकी के लोग कहते हैं चलो चलो हमारे लिए थोड़ी सी सुकून की बात है, हम सुकून की सांस यहाँ पर ले सकते हैं, और वो अपनी एनर्जी को वापस डिक्रीज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। क्या लॉजिक आई होप समझ में आया होगा। लिगेंड जहां पर आएगा, जिस तरफ आएगा, जिसके ज्यादा पास आएगा उसको डर लगेगा, वो अपनी एनर्जी बढ़ा लेगा, बाकी के लोग शांत रहेंगे। तो इनिशियली ये सिनेरियो इज कांस्टेंट की भाई सबको लगेगा मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ, हर जगह ये देखने को मिलेगा। उसके बाद जो सेटलमेंट होगा वो डिपेंड करेगा कि कहां से लिगेंड आ रहा है, यहीं से आपका खत्म हो जाता है। मैं बोलूं आपका ऑक्टाहेड्रल भी इसी के अराउंड घूमेगा, स्प्लिटिंग, टेट्राहेड्रल भी, स्क्वायर प्लेनेट भी। देख लीजिए यहाँ पर आप सभी को पता होगा ऑक्टाहेड्रल, जैसे कि SF6 मैंने कंपाउंड बनाया है, VSEPR सभी ने पढ़ी होगी, सारे के सारे 90 डिग्री के यहाँ पर बॉन्ड एंगल्स मौजूद होते हैं, और वो कब होते हैं, जब हमारा जो है वो सारी की सारी एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। वी ऑल नो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, -x -y -z, ये सारा का सारा सिनेरियो है हमारे पास। यस सर, ठीक है। तो अब यहीं से हर लिगेंड कहां से आ रहा है, यहाँ 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 से आ रहा है, तो ये बीच में मेटल सेंटर था। अब क्या होगा, जहां पर भी लिगेंड को, मान लीजिए ये लिगेंड इस रास्ते से आ रहा है, अगर इस रास्ते में कुछ मुझे ऑर्बिटल मिल गया तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, यहाँ मिल गया तो उसकी बढ़ गई, यहाँ मिल गया तो उसकी बढ़ गई, यहाँ उसकी, यहाँ तो उसकी, यहाँ, तो जो ऑर्बिटल, जहां जहां भी जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस है,
क्या उनकी एनर्जी बढ़नी चाहिए या नहीं, बस मुझे इतना बता दिए सर। बिल्कुल, ये तो लॉजिकल बात है। तो कौन है ऐसे लोग सर? ये है आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। तो बहुत आराम से ये चीज आप यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ गए कि यार यहाँ पर अगर मैं एक पेन से बनाऊं तो दिस इज व्हाट आई एम मेकिंग, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये मैंने बना दिया, देख लीजिए ये यहाँ पर आ गया, और वाई एक्सिस ये मानिए तो ये आ गया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मेरा आ गया। आई होप समझ पा रहे होंगे। देन डी जेड स्क्वायर को मैं चाहूँ तो थोड़ा सा रेड से बना देता हूँ, ऐसे कुछ इसकी रिंग बना देते हैं ऐसी कुछ, ठीक है जी। तो ये मेरा डी जेड स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर अटैक होगा, और बाकी ये जो लोग हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑरेंज से बना दूं, वो होगा ऐसे ही कहीं बीच में, ऐसे ही बीच में होगा ये, इसमें कोई ऐसा इसको दिक्कत नहीं होगी। डी एक्स वाई हो डी वाई जेड हो, इन लोगों को इतनी परेशानी नहीं होगी जितनी डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगी। आई होप सो लॉजिक समझ में आएगा। इन दोनों की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इनिशियली क्या होगा, लिगेंड हमारे पास ये मेटल और लिगेंड का डिस्टेंस है, जैसे जैसे मैं इस तरफ जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा डिक्रीज हो रहा है डिस्टेंस, ठीक है। ये वैसा नहीं समझेगा कि यहाँ पर आगे जा रहे हैं तो सर ये तो आर बढ़ रहा है, नहीं आर नहीं बढ़ रहा। ये मैं सिंपल जो है जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा लिगेंड क्लोज आ रहा है, वैसे वैसे मेरी एनर्जी बढ़ेगी। जैसे जैसे लिगेंड पास आना शुरू हुआ, इनिशियली सबको लगा हमारी तरफ आ रहा है, बढ़ गया, तो हम बोलते हैं सभी को लगा होगा बराबर। तो एनर्जी इन स्फेरिकल फील्ड हो गई। द मोमेंट इसको पता लग गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर को पता लगे कि साहब गेम कुछ और ही है, ये तो हमारी तरफ आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई चुपचाप रिपल्जन बढ़ा लो, एनर्जी फेस कर लो, एनर्जी आपको ज्यादा वो होगी तो आपने एनर्जी बढ़ा ली। इन लोगों ने कहा चलो हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, इन तीनों साहब ने, तो ये अपनी एनर्जी थोड़ी सी डिक्रीज कर देते हैं। आई होप सो ये लॉजिक समझ में आएगा। जो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तीन लोग हैं, और ये तीनों के तीनों क्या है, क्या ये तीनों के तीनों डिजेनरेट है? हाँ सर। क्या ये दोनों के दोनों डिजेनरेट है? हाँ सर। क्या ये पांचों डिजेनरेट है? नो सर। तो दैट्स वाई यहाँ पर दो डिफरेंट लेवल्स बन चुके थे, जो वीबीटी नहीं बता पाई थी, और सीएफटी ने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से समझाया था, एक्सप्लेनेशन दिया था। तो यहाँ पर अब मैं बोल दूंगा कि ये आपका आ जाएगा क्या, T2G, एंड वो आपका आ गया क्या, EG लेवल आ गया। T इज फॉर टी ट्रिपली डिजेनरेट, E स्टैंड फॉर आपका डब्ल्यू डिजेनरेट, G आपका जिराड वगैरह के लिए होता है, सिमेट्री के राउंड होता है बेसिकली, U अनजिराड होता है, G जिराड होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर सिनेरियो रहता है। तो ये आपकी स्प्लिटिंग हुई। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं जो इन दोनों के एनर्जी लेवल के दैट इज T2G और EG के बीच का जो एनर्जी गैप है, दैट इज सेड टू बी अ डेल नॉट, दैट इज कॉल्ड एज स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो कुछ स्प्लिटिंग हुई यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं। अब यहाँ से कुछ ऊपर जा रहा है, यहाँ से कुछ नीचे आ रहा है, यहाँ से -0.4 डेल नॉट ऊपर आ रहा है, +0.6 डेल नॉट यहाँ पर आपका आ रहा है, ठीक है। देन फर्दर अगर यहाँ पर मैं देखूं, अब आती है बात इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे। अब एक चीज यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, पता नहीं बात करी भी है या नहीं करी है। कभी भी मैं देखूं इनिशियली मैं कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूं, मान लीजिए कोई पी ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, पहले हम हुंड्स रूल को फॉलो करते हैं। हुंड्स रूल होता है ना सिंगल सिंगल वाला, हाँ सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन में सारे भर दूंगा। द मोमेंट मैं पेयरिंग करने गया, मान लीजिए कोई ऐसे ऐसे ही, मतलब यहाँ पर ले लीजिए मैंने पांचों इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया, 1 2 3 4 5 कर दिया। अब जैसे ही मैं छठा इलेक्ट्रॉन फिल करने आऊंगा, तो क्या पहले से ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है? हाँ। क्या यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पर मैं एक और इलेक्ट्रॉन भर दूं, एक ही रूम में दूसरा इलेक्ट्रॉन भर दूं, तो क्या क्या कुछ रिपल्जन होगी? हाँ। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर द मोमेंट मैं इलेक्ट्रॉन को अंदर उसके भरूंगा जहां पर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करने जा रहा हूँ, तो पहला इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिपल्जन क्रिएट होगी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है। तो होता क्या है, पहला इलेक्ट्रॉन मना करता है कि नहीं यार दूसरे को मत दो, तो मुझे उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास से एनर्जी देनी पड़ती है कि भाई यार प्लीज मान जाओ, इस इलेक्ट्रॉन को रख लो, थोड़ी सी एनर्जी दे दो, और ये जो एनर्जी मैं दे रहा हूँ सो दैट दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाए। दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब पेयर बन जाए, और अगर पेयर बन जाएगा मतलब पेयरिंग हो जाए, तो पेयरिंग के लिए जो मैं एनर्जी दे रहा हूँ उसको मैं बोलता हूँ पेयरिंग एनर्जी। आई होप सो लॉजिक यहाँ पर समझ में आएगा। एक और बार बता रहा हूँ, पहले एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा था, पहला मना कर रहा था कि नहीं भाई मुझे रिपल्जन होगी, तो मैंने कहा कि भाई यार थोड़ी सी एनर्जी ले लो यार, देख लो ले दे के कुछ हो जाए तो मान जाओ, तो मैंने कुछ उसको एनर्जी दी। किस लिए दी? ताकि पेयर बन जाए, पेयरिंग हो जाए। पेयरिंग होने के लिए जो एनर्जी दी गई दैट इज सेड टू बी योर पेयरिंग एनर्जी। और अगर मेरे पास ये सौदा महंगा होगा तो मैं कहूंगा नहीं यार मतलब नहीं मैं अफोर्ड कर पाऊंगा, तो मैं पेयरिंग एनर्जी दे दूंगा। अगर मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, अभी समझिएगा इस बात को, आपको लॉजिक समझिए, अभी लेमन लैंग्वेज में लॉजिक समझिए, फिर आगे मैं डिटेल में बताऊंगा जब अप्लाई करवाऊंगा इसको। अगर ये चीज महंगी हुई तो मैं इसको ऑब्वियसली अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, अगर ये चीज सस्ती हुई तो मैं कर पाऊंगा। तो अब देखिए महंगी सस्ती का यहाँ पर आपके सामने मैं लेके आया हूँ ये चीज, जैसा कि आप सभी को पता है, ये आप देख सकते हैं कुछ स्प्लिटिंग है, कुछ एनर्जी है, ठीक है। अब मान लीजिए इनिशियली इसको भूल जाइए, 3 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया, अब चौथा इलेक्ट्रॉन आया, चौथा इलेक्ट्रॉन को आउवर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम चल रहे थे, हमने कहा यार यहाँ पे भर देते हैं चौथा इलेक्ट्रॉन। बट हुआ क्या, पेयरिंग जो है ना वो महंगी पड़ रही थी। अब ध्यान से सुनिएगा, पेयरिंग एनर्जी जो है ना इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट टर्म। वो कभी भी आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर आप कहीं भी फिल करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन वो रिपेल करेगा, वो आपकी काइंड ऑफ कांस्टेंट चीज होती है, ठीक है। क्या चीज चेंज हो सकती है? क्या आप सभी को एक बात पता है, ये जो स्प्लिटिंग आपको दिख रही है, इस स्प्लिटिंग को मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले आया तो खतरनाक इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये ज्यादा ऊपर चला जाएगा कुछ यहाँ ऐसा,
और वो थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। तो इस डेल नॉट की वैल्यू क्या मेरे हाथ में है, मतलब लिगेंड के हाथ में? सर बात तो सही कह रहा हूं, और भी काफी फैक्टर्स है जिनके बारे में डिस्कशन रहेगा, पर लिगेंड के बारे में आप लोग समझ सकते हैं। लिगेंड से यू गाइस आर फेमिलियर, सो इसी वजह से मैं लिगेंड वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लिगेंड आपकी मौजूद होगी, तो आपको पता है डेल नॉट बढ़ जाएगा, वेयर एज पेयरिंग एनर्जी ठीक रहेगी। ठीक है, तो एक केस ऐसा होगा जहां पर मेरे पास जो है वो आप, अच्छा यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपका मैंने एक डायग्राम है आपकी, आई थिंक उसी किताब का है। इस तरीके से आपका जो है वो ये आपके 6 के 6 लिगेंड आते हैं ऐसे, सारे के सारे एक्सिस के अराउंड आते हैं। ठीक है, तो आता हूं मैं यहाँ पर वापस। तो यहाँ पर अब गेम था यार कि मैं, एक ऑप्शन था, मैं यहाँ पर पेयरिंग करने गया। अब पेयरिंग करने के लिए कुछ एनर्जी थी, वो मतलब दे दी। अब मैंने यार एक चीज चेक करी, मतलब इलेक्ट्रॉन खुद ही कहता है कि डेल नॉट को देखो, क्या ये डेल नॉट कुछ एनर्जी है? हाँ, इलेक्ट्रॉन के पास मैं अब बोलूं यहाँ पर सीधे से दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये कि वो डायरेक्टली ऊपर चला जाए, एक ऑप्शन ये डायरेक्टली नीचे चला जाए। नीचे जाने में जो एनर्जी लगेगी, क्या मैं उसको पेयरिंग एनर्जी बोलूंगा? क्या मुझे कुछ पेयरिंग एनर्जी की इक्वल एनर्जी देनी पड़ेगी? वेराज ऊपर जाने के लिए मुझे कुछ डेल नॉट के बराबर एनर्जी चाहिए। जो भी चीज सस्ती हुई, मुझे बताइए, जो भी चीज सस्ती हुई क्या वही काम करेगा? हाँ सर, सस्ती का मतलब ये है, अगर मेरी पेयरिंग एनर्जी कम हुई एज कंपेयर टू डेल नॉट, तो लिगेंड वो इलेक्ट्रॉन कहेगा भाई मैं चुपचाप सस्ता काम कर रहा हूँ, दैट इज यहाँ पे पेयर बना लेता हूँ। वेराज अगर मेरी पेयरिंग एनर्जी मुझे महंगी पड़ गई, दैट मीन्स उसका मतलब क्या हुआ कि डेल नॉट की वैल्यू काफी कम हो गई, तो लिगेंड बोलेगा कि भाई वो, सॉरी, इलेक्ट्रॉन बोलेगा मैं ऊपर चला जाता हूँ, दैट्स व्हाई वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड उसका आता है। क्या होता क्या है आपका पी, तो मान लीजिए कांस्टेंट है, एक इसको मैं वैल्यू ले लेता हूँ ऐसी, 1200 सेंटीमीटर इनवर्स ले ली मैंने। ठीक है, इसकी वैल्यू है 1200। एक केस में मेरा डेल नॉट आया 1000, एक केस में मेरा आया 2000। ठीक है, एक जगह पर मुझे 1200 एनर्जी देनी है, एक जगह पर मुझे 1000 देनी है, तो इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है? सर ऑब्वियसली 1000 वाला ऑप्शन है। तो ये कब होगा? जब क्या डेल नॉट मेरा कम है, और डेल नॉट मतलब स्प्लिटिंग कब कम होती है? जब मेरा क्या हो, वीक फील्ड लिगेंड। तो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इलेक्ट्रॉन कहेगा भाई पेयरिंग छोड़ो, मैं अलग हो जाता हूं, मेरे लिए वही थोड़ा सा बेटर है, और जबकि मुझे सस्ता भी वो पड़ रहा है। दूसरा केस अगर मैं बात करूं, यहां पर कुछ ऐसा आ जाए, डेल नॉट की वैल्यू 2000 आ जाए, मतलब डेल नॉट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहेगा नहीं भाई मैं तो नहीं जा रहा, ये कोई खतरनाक लिगेंड था जिसने स्प्लिटिंग करी है, डेल नॉट की वैल्यू साहब बहुत ज्यादा बढ़ा दी। ये यहाँ पर बात हुई। ठीक है, तो यहाँ पर डेल नॉट अगर काफी ज्यादा हाई हो गया, तो फिर क्या होगा? तो सर मतलब इलेक्ट्रॉन कहेगा मैं चुपचाप पेयर हो जाता हूँ, और कब होगा वो? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। आई होप लॉजिक वगैरह सब कुछ जो भी यहाँ समझाने का होगा वो क्लियर हो गया होगा। दिस इज योर पेयरिंग एनर्जी, दिस इज योर स्प्लिटिंग एनर्जी। आई होप सो समझ में आई होंगी, अभी तक चीजें आसान ही लगी होंगी। अब आपको वीक फील्ड आ जाए, क्या सभी को पता लग चुका है क्यों वीक फील्ड के केस में पेयरिंग नहीं होती, स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्यों होती है? बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ पेयरिंग एनर्जी। अब आप यहाँ पर चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आराम से देख सकते हैं, किसी की भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखे ना, क्योंकि जब आपका एग्जाम में पूछा गया शायद ये सवाल, बेटर टू डू क्या आप सबसे पहले लेवल्स बना लिएगा, ऐसा खुद ही लेवल बना लिएगा, फिर जैसा बोल दे वो, अगर मान लीजिए उसने बोला D1 D2 D3, तो आपको पता है तीनों तो यहीं पर भरने और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो वो आप सिंपल भर देंगे। अब द मोमेंट D4 का ऑप्शन आएगा, तब गेम पलटेगा। तब गेम ये रहेगा कि आप चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ कर रहे हैं, यहाँ तो वो डिपेंड क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड है वीक फील्ड, खत्म। आई होप सो लॉजिक यहाँ पर क्लियर होगा। अगर वीक फील्ड होगा तो मैं चुपचाप ऊपर भेज दूंगा, वीक फील्ड का मतलब क्या है, डेल नॉट की वैल्यू कम, मतलब ये गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन कहेगा मैं चुपचाप ऊपर चला जाता हूँ। वेयर अगर मेरा वीक स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो ये गैप ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन कहेगा नहीं यार मैं नहीं जा रहा हूँ ऊपर, मैं पेयरिंग कर रहा हूँ। आई होप सो चीजें समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे तरीके से। तो ये यहाँ पर सिनेरियो हो गया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की यहाँ पर बात हो गई। अच्छा, CFSE की वैल्यू दो तो होती है, एक होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और एक होती है कहीं ना कहीं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी होती है। तो स्प्लिटिंग एनर्जी यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि D7 है, इसमें आपसे बोला है कि यार आप यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो वो कैसे लिखेंगे? सिंपल है, आप सबसे पहले 1 2 3 4 3 तो भर देंगे, फिर आप देखेंगे इन्होंने स्ट्रॉन्ग बोला है या वीक बोला है। अगर इन्होंने वीक बोला है तो आप चुपचाप 4 5 कर देंगे। ठीक है, फिर आप वापस नीचे आएंगे, ऑब्वियसली पेयरिंग अब आप नीचे करेंगे, क्योंकि अगर आपको ऊपर पेयरिंग करानी है तो सर आपको डेल नॉट प्लस पी के बराबर हिसाब किताब करना पड़ेगा, क्योंकि डेल नॉट तो पार करा नहीं है, और फिर पेयरिंग तो दैट्स व्हाई कहेंगे यार नहीं नहीं नीचे ही करा दो, ये सस्ता हिसाब किताब है, तो आप नीचे पेयरिंग करा देंगे, एंड दैट्स हाउ यू गाइस कैन मेक D7। वेयर अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करूं तो आप चुपचाप यहाँ पर आप सबसे पहले 6 के 6 को पेयर करा दिएगा, बचे हुए को ऊपर भेज दिएगा। आई होप तो आसान लग रही होंगी चीजें, कोई खास डिफिकल्टी नहीं आ रही होगी। लिख के देखिएगा घर पे, जैसे आपका मन करे, आप चाहें तो D5 इन वीक फील्ड लिख लीजिए, D5 को वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड में लिखिएगा। चाहे तो आप मुझे वहां पर उस पर व्हाट्सएप पर भी, वो व्हाट्सएप करूँ सॉरी, टेलीग्राम पर भी आप मुझे भेज सकते हैं कि ये यहाँ पर हमने ऐसे ऐसे कॉन्फ़िगरेशन बनाई है, मैं चेक कर सकता हूँ। बाकी आपको लॉजिक समझ में आ गया तो चेकिंग की भी ऐसा कोई नीड नहीं रहेगी। तो दैट्स हाउ यू गाइस कैन राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी योर कैलकुलेशन ऑफ CFSE। साहब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई थिंक इससे भी न्यूमेरिकल आया हुआ है अभी कुछ पिछले साल या उससे पिछले साल ही NEP वाले पेपर में ही, तो जरा समझ के देखिएगा, आपके टेस्ट वगैरह में तो आने के बहुत हाई चांसेस बनेंगे। तो कैलकुलेशन की यहाँ पर मैं बात करूँ, दिस इज योर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, नॉट
स्प्लिटिंग एनर्जी, वो चीज हमारी डिफरेंट होती है, वो चीज आपकी डेल नॉट होती है। इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल है, n इंटू माइनस 0.4 इंटू डेल नॉट प्लस m इंटू 0.6 डेल नॉट प्लस एक्सपी। सर क्या क्या बोल दिया, कुछ समझ नहीं आया बेटा। इतना आपको पता है कि यहाँ पर डेल नॉट क्या है, हाँ सर डेल नॉट आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी, वो जो होगी स्प्लिटिंग एनर्जी, बिल्कुल सही। ये भी आपको पता है सर, पी क्या है सर, आपका पेयरिंग एनर्जी। इन इन दोनों लोगों से तो आप बिल्कुल रूबरू वाकिफ हैं। हाँ सर। सर ये माइनस 0.4 क्यों आया, ये बेटा इसलिए आया क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर, शायद मैंने इसके बारे में डिस्कशन नहीं करा, कि ये हमारे पास नॉर्मल एनर्जी गैप था, जिसको हम बोलते हैं, मतलब जो स्फेरिकल फील्ड में एनर्जी थी, उसको हम एनर्जी का रेफरेंस मानते हैं, और यहाँ पर बोलते हैं एनर्जी यहाँ पर मान लेते हैं जीरो। जैसे याद होगा ना क्लास 11 में पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम कोई रेफरेंस पॉइंट लेते थे, वैसे ही सेम यहाँ पर करा। अब इससे अगर नीचे जाऊंगा तो एनर्जी नेगेटिव, इससे ऊपर जाऊंगा तो एनर्जी पॉजिटिव। नीचे कितनी जाती है ये, माइनस 0.4 टाइम्स ऑफ डेल नॉट के बराबर जाती है। ऊपर कितनी जाती है ये, 0.6 टाइम्स डेल नॉट के बराबर जाती है। और आप सभी को पता है इन दोनों का अगर आप मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो वो डेल नॉट के इक्वल ही आएगा, 0.6 डेल नॉट प्लस 0.4 डेल नॉट, दैट विल बी अल्टीमेटली इक्वल टू और 1 टाइम्स डेल नॉट। आई होप सो लॉजिक बेसिक सी चीज है, ठीक है। तो वहीं पर अब आप देख लीजिए 0.4 कहां पर है, T2G की तरफ, 0.6 कहां पर है, EG की तरफ। अगेन 0.4 T2G, 0.6 EG, 0.4 T2G, 0.6 EG। अब यहाँ पे फॉर्मूले पे आइए। फॉर्मूला ये कहता है कि साहब आपको यदि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालिए, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G में इंटू उसी की जो स्प्लिटिंग फैक्टर है, दैट इज माइनस 0.4 इंटू डेल नॉट करिए, ऐड कर दीजिए m इंटू 0.6 इंटू डेल नॉट को, जो भी आपका स्प्लिटिंग फैक्टर है। अब यहाँ पे XP की मैं बात करूं तो पेयरिंग कोई मुझे बता सकता है, पेयरिंग एनर्जी का केस कब लेना चाहिए? सर पेयरिंग एनर्जी का केस तभी लेंगे जब कहीं ना कहीं पेयरिंग हो रही होगी। मानते हैं सभी लोग इस बात को? हाँ सर, अगर पेयर नहीं हो रहा है तो हम पेयरिंग एनर्जी का करेंगे क्या, चार थोड़ी डालेंगे? बिल्कुल सही यार, किसने जिसने भी ये बात बोली, मतलब यार मजा आ गया ये बात सुन के तो आपकी मुझे, कि पेयरिंग अगर नहीं हो रही तो पेयरिंग का चार थोड़ी डालेंगे। हाँ, तो अगर मेरे पास वीक फील्ड लिगेंड होता है तो मोस्ट ऑफ द वीक फील्ड लिगेंड के केस में आप ऐसा सोच लीजिए अभी के लिए कि वीक फील्ड लिगेंड जबरदस्ती पेयरिंग नहीं करा था। क्या ये बात मानते हैं आप? स्ट्रॉन्ग फील्ड जबरदस्ती कराता है, वो कहता है नहीं मैं पेयरिंग कराऊंगा क्योंकि वो डेल नॉट की वैल्यू बढ़ा देता है। वो तो है हमारे पास लॉजिक, पर वीक फील्ड जो है वो ऐसा नहीं करवा पाता। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? हाँ, तो जैसे नॉर्मल डी ऑर्बिटल की फीलिंग होती थी वैसे ही होती है फिर। तो अब होगा क्या, दिस वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू दैट नंबर कि नंबर ऑफ न्यू पेयर्स फॉर्म ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। याद रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में तो वैसे ये नीट वालों, जब नीट वाले को मतलब मैं पढ़ा रहा था बच्चों को, तो वहां पर मैंने बताया था कि ये नीट में आई थिंक ये कुछ गलत भी हो चुका है एक बार। उन वो लोग जो है नंबर ऑफ न्यू पेयर्स नहीं मानते, वो लोग इसको सिंपल नंबर ऑफ पेयर्स मानते हैं। और उन्होंने ऐसा एक ऑप्शन भी दिया था, आई थिंक 2016-17 नीट में आया था, तो वहां पर सिंपल उन्होंने नंबर ऑफ पेयर्स बोला था। पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं, this x belongs to that number of pairs that are only formed due to strong field ligand। क्या बात कर रहे हैं सर, थोड़ा सा समझा देते तो अच्छा लगता। बेटा करते हैं जरा इसका एक्सप्लेनेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कहीं मैंने पीछे अगर कोई एग्जांपल लिया हो, जैसे यहाँ पर तो अच्छा चलो मैंने कॉन्फ़िगरेशन कराई, इस वाले पर आते हैं। जैसे D6 इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की अगर मैं बात करूं, क्या सभी लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि D6 में T2G6 आएगा? हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं लॉजिकली पूछूं तो आप लिखिए ये वाला फॉर्मूला सब लगा देंगे। हाँ सर, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 0 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, प्लस सर 3 पेयर से 3p। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो पेयर बने हैं क्या ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से बने हैं? सर हाँ, कहीं ना कहीं उसी की वजह से बने। जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं D6 को नॉर्मल भरूं, अगर मैं D6 को बिना उसके भरूं, तो यहाँ पे ऑलरेडी कितने पेयर्स बन रहे थे? अगर मैं D6 नॉर्मली चलता तो कितने पेयर बनते? सब उस सिनेरियो में एक पेयर बन रहा था। सुनिएगा ध्यान से, अगर D6 नॉर्मल भर रहा होता मैं वीक फील्ड लिगेंड में, या नॉर्मली डी ऑर्बिटल्स की फिलिंग कर रहा होता, तो क्या ये वाली कॉन्फ़िगरेशन होती कहीं ना कहीं? हाँ, तो क्या एक पेयर बन जाता मेरा इररिस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या एक पेयर, आप कोई सा भी लिगेंड रखिए, लिगेंड रखें या ना रखें, एक पेयर D6 में बनेगा ही बनेगा? क्या इस बात से सभी लोग इत्तेफाक रखते हैं, अग्री करते हैं? सर बिल्कुल करते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक्स है, दिस इज बेसिकली योर बेटा, कि ये है आपका न्यू पेयर्स कितने बन रहे हैं। तो एक पेयर इररिस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड बनता ही बनता। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से कितने हुए? सर यहाँ पर ये जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उसकी वजह से ये दो भी पेयर बन जाएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे, तो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D6 आएगी। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर 3p की जगह मैं 2p लिखूंगा। आई होप सो यहाँ पे समझ में आई होगी चीज। अगर यहाँ पर मैं फर्दर एग्जांपल देखूं, जैसे यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड के केस में, तो फिर पेयरिंग का कोई खास ऐसा हिसाब किताब रहता ही नहीं, क्योंकि वीक एक्स क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ पेयर फॉर्म जबरदस्ती ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड कोई जबरदस्ती नहीं कराता, उसके केस में आपको हमेशा x0 मिलेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में x जो है वो जरूरी नहीं है आपको हिसाब से मिले। मान लीजिए अगर यही यहाँ पर मैं गेम कर देता,
D5 कर देता, चलो नहीं वो तो खैर अलग बात हो जाती। कुछ और आप ले लीजिए, जैसे आपका क्या मन कर रहा है बताओ मुझे कुछ। D8 लेके देख लीजिए आप, D8 लेके करके देखिए एक बार क्या हिसाब किताब रहेगा। चलो मैं ही देख लेता हूँ, क्या पता कुछ बन जाए, बाकी पता नहीं बनेगा नहीं। ये मेरे पास रहेगा। अगर मैं बात करूं इसकी, 1 2 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड है, 4 5, या स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं, पहले नॉर्मल फिलिंग करके देखते हैं ना, फिर मजा आएगा थोड़ा सा। नॉर्मल फिलिंग अगर मैं करता वीक फील्ड में, या अगर लिगेंड नहीं होता तब भी 4 5 6 7 8 नॉर्मली ये हिसाब रहता। हाँ, और अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में भरूं, क्या तब भी सेम आ रही है कॉन्फ़िगरेशन, एक बार देख के बता दीजिए। हाँ, तो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से क्या जबरदस्ती कोई पेयर बना है? नहीं। तो इस केस में भी आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0। आई होप सो आप लॉजिक समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से सवाल करिएगा, नंबर ऑफ पेयर्स मत गिनने बैठ जाइएगा, नंबर ऑफ पेयर दैट आर फॉर्म ड्यू टू जबरदस्ती, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का इफेक्ट ही याद रखिएगा। फिर अब यहाँ पर आते हैं हम स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन अगर करना चाहें तो वो भी बिल्कुल किया जा सकता है। क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिगेंड को आप ऐसे समझिए, आप चारों अलग अलग कॉर्नर से यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे एक इस क्यूब के इस एक कॉर्नर से आ रहा है, फिर एक अल्टरनेट कॉर्नर से आ रहा है, फिर इस अल्टरनेट कॉर्नर से आ रहा है, फिर इसके अल्टरनेट कॉर्नर से यहाँ पर आ रहा है। बेसिकली सारे के सारे लिगेंड जो है वो अल्टरनेट कॉर्नर से आ रहा है। और ये बात खास है यहाँ की, कोई भी लिगेंड अलॉन्ग द एक्सिस नहीं आ रहा, ना एक्स एक्सिस के अलाउंग आ रहा, ना कोई जेड एक्सिस के अलाउंग आ रहा, ना कोई वाई एक्सिस के अलाउंग आ रहा। सभी लोग इस बात से अग्री करते हैं। हाँ, तो क्या ये अच्छी न्यूज है dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर के लिए, बुरी न्यूज? सर ये तो अच्छी न्यूज है। वो पहले वो बहुत दूर होगा तो उनको लग रहा होगा यार ये क्या हो रहा है, बट अब उन्हें लग गया कि नहीं नहीं अब ये हमारी तरफ नहीं आ रहा है, तो किसी और की तरफ ही जा रहे होंगे। अब उसका अभी फर्दर डिस्कशन करना है, तो ये होता है यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा और बताऊंगा आपको। तो हिसाब किताब यहाँ पर ये रहता है कि आपका उल्टा हो जाता है इस बार स्प्लिटिंग। क्यों उल्टी हो जाती है? क्योंकि आपका जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, जो हमारे क्लोज होते हैं लिगेंड से, मतलब हेड ऑन डायरेक्टली यहाँ पर अटैक नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी आगे मैं और भी इसके बारे में जब कंपैरिजन आएगा तो वहां पे डिस्कशन करूंगा कि यहाँ पर हेड ऑन अटैक नहीं होता, मतलब डायरेक्ट सामने से कोई भी लिगेंड कहीं पर भी किसी भी ऑर्बिटल पर नहीं आता। यहाँ हम देखते हैं किससे क्लोज है, तो वो क्लोज निकलता है इन तीनों के। और जो अभी थोड़ा सा मैं दिखा भी दूंगा मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके, आपकी आ जाइए आपकी किताब में दिया भी हुआ है तो उसको भी देख लेंगे। देन यहाँ पर फर्दर आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.4। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, ध्यान रखिएगा। तो जहां पर भी ये 3 जा रहे हैं ना, वहां पर 0.4 आता है। पहले यहाँ पर T2G नीचे था तो यहाँ पर 0.4 माइनस का आ रहा था, अब ये ऊपर आ गया तो यहाँ पर माइनस प्लस का 0.4 आ रहा है। सो दैट्स हाउ स्प्लिटिंग हैपेंस। और यहाँ पर इसको T2G EG नहीं बोल के इस बार इसको T2 और E बोलते हैं ना। हाँ, T2 और यहाँ पर E यहाँ पर बोलते हैं इसको स्प्लिट। यहाँ पर इनका थोड़ा सा हम नाम भी बदल देते हैं। देन यहाँ पर हर बार क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे लिगेंड्स को हम वीक फील्ड लिगेंड ही कंसिडर करते हैं, और इसका थोड़ा सा डिस्कशन रहेगा भी। रीजन इज सिंपल, क्योंकि यहाँ पर क्या रीजन होगा, एक यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चारों के चारों हैं, दैट इज 4 लिगेंड आते हैं, यहाँ पर 6 लिगेंड आते हैं। तो लॉजिकली मुझे बताइए किस में ज्यादा स्प्लिटिंग होगी? एक जगह 4 है, एक जगह 6 है, और ये जो 6 थे ना सर, सारे के सारे हेड ऑन थे। ये भी आपको बता दें, बिल्कुल सही बेटा, जिसने भी ये बात पकड़ ली मतलब बहुत बढ़िया, कि ये 6 हेड ऑन आ रहे थे, ये जो 4 आ रहे हैं ये हेड ऑन भी नहीं आ रहे, थोड़ा थोड़ा पर्टिकुलर एंगल से कुछ कुछ डिस्टेंस की दूरी पर आ रहे हैं, तो ये इतनी ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं कर पाते। दैट्स वाई लॉजिकली भी डेल नॉट की वैल्यू ज्यादा एज कम्पेयर टू डेल टी, और हमारे पास जो है वो डेल नॉट टी काफी ज्यादा कम होता है। तो पेयरिंग एनर्जी से हमेशा हमेशा आपका जो है वो कम रहता है डेल टी की वैल्यू। दैट्स वाई वी प्रेफर कि आप आराम से यहाँ पर बैठ के जो है वो पेयरिंग, पेयरिंग होती है नहीं होती, नहीं पेयरिंग नहीं कराइए, आप सिंपल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करिए, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ भी लीजिए, देखिए यहाँ से, जैसे ये था आपका एक लिगेंड, देन यहाँ ऑल्टरनेटिंग था, ये आपका एक मान लीजिए DXY आ गया, तो ये DZY, ये आपका DZX आ गया। क्या आप सभी लोग देख पा रहे हैं? इससे और इस लोब की दूरी L/2 में बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक, या यहाँ से लेके यहाँ तक L/2, यहाँ से लेके यहाँ तक L/2, यहाँ से लेके यहाँ तक L/2, क्या सभी से L/2 की दूरी पर है या नहीं? हाँ, तो क्या हेड ऑन अटैक होगा? नहीं सर, नहीं, ठीक है। अब इस वाले पर आइए, जैसे आपका आ गया आई थिंक DZ स्क्वायर को ले लीजिए, DZ स्क्वायर ऐसा होगा। हाँ, क्या DZ स्क्वायर से इस लिगेंड की दूरी आप निकाल सकते हैं? हाँ सर, ये क्योंकि फेज डायगोनल है, फेज डायगोनल की वैल्यू होती है L√2, क्योंकि क्यूब होगा तो L√2/2 अगर मैं कर दूं, सो दैट विल बी मेरा, यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू डाल लेता हूँ 1.4 L/2, तो ये आपका 0.7 L हो जाएगा। अप्रोक्सी मोटा मोटा वैल्यू देखिए, क्योंकि मुझे कंपैरिजन कराना है। तो ये क्या 0.7 L दूर है लिगेंड एज किससे? DX स्क्वायर वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर से। वेयर एज लिगेंड की अगर मैं बात करूं, DXY डिवाइड DZX से कितना दूर है सर? L/2, मतलब 0.5 टाइम्स दूर है। तो कौन सा क्लोज है, 0.5 या फिर 0.7? सर ऑब्वियसली 0.5। दैट्स व्हाई उनकी स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, क्योंकि उनसे लिगेंड क्लोज है, खत्म। आई होप सो लॉजिक यहाँ पर क्लियर होगा। अब यहाँ पर ये पूछा जाता है कि यार ये ऐसा क्यों है, ये फॉर्मूला क्यों है, ये कहाँ से आया? तो बात ये रहती है सर, सबसे पहले ना 6 लिगेंड होते हैं ऑक्टाहेड्रल में। इस 6 का जरा आप करके मुझे बताओ 2/3 सर कर देते हैं। सर ये आपका यहाँ से कैंसिल,
4 आ गया, बिल्कुल सही। तो पहला फैक्टर आपका लगा 2/3 का, इसलिए क्योंकि आपके 2/3 टाइम्स हो गए लिगेंड। पहले आपके जो लिगेंड थे 6 थे, अब उसका 67% ही लिगेंड बचे, दैट इज 2/3 होता है। आई होप सो इतनी मैथ समझ में आ रही होगी। सो दैट्स वाई पहला फैक्टर हमने लगाया कि यार जो डेल नॉट जो या फिर जो डेल्टी आएगा वो 2/3 टाइम्स कम होगा ड्यू टू द नंबर ऑफ लिगेंड हमने क्योंकि कम कर दिया, पहला फैक्टर। अब दूसरा फैक्टर ये कहता है साहब, दूसरा फैक्टर ये कहता है कि कोई सा भी लिगेंड यार डायरेक्टली तो आ ही नहीं रहा, बात तो सही है, तो इसका भी इफेक्ट पड़ रहा होगा जिसकी हमने बात कर लिया। तो होता क्या है यहाँ पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो लगभग लगभग आपका इतना आ रहा था, जैसे कि मैंने दिखाई भी था, dx² y² और dz² से 0.71 टाइम्स के इक्वल या 0.7 मान लीजिए, जिसको अप्रोक्सीमेटली मान रहे हैं कि यार ये भी लगभग लगभग 2/3 के इक्वल होगा। तो यहाँ से एक और 2/3 का फैक्टर यहाँ से आया, अप्रोक्सीमेटली मोटा मोटा आया, तो 2/3 इंटू 2/3 दैट इज अगेन इक्वल टू योर 4/9। सो यहाँ से आए, ये आई थिंक प्रूव करने को आ सकता है, पूछा भी जा सकता है इस पर्टिकुलर चीज से सवाल, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देन अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, जैसे हमने डिस्कशन करा था कॉपर, इसका एक कॉम्प्लेक्स हमने देखा था VBT में, क्या ये आपका आ गया था कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये अगर कॉम्प्लेक्स आ गया, यहाँ पर अगर मैंने क्या करा था, ये सही लिखा है 4 थे, सॉरी यहाँ पर ये 4 थे, तो कॉपर 2+ था, D9 कॉन्फ़िगरेशन थी, ठीक है। और यहाँ पर और कुछ बात करी थी यहाँ पर, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फर्दर, तो यहाँ पर देखिए ये जो D9 ये आ गया, या D8 वाला कोई ले लूंगा, आयरन कोबाल्ट निकल, निकल ले लेता हूँ, निकल से समझ में आ जाएगा थोड़ा, निकल ले लेता हूँ, निकल है ये D8। यहाँ पर जब हम कर रहे थे हिसाब किताब, तो कुछ मैंने ऐसी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करी थी, D8 क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। अब इसी को सोचिए यार, अगर हम T2G और EG लेवल्स बना लें, मान लीजिए T2G और EG लेवल बन रहे होंगे, तो हम ऐसे फिलिंग करते क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पहले पेयरिंग हो जाती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन तो ऐसे बढ़ने चाहिए थे लॉजिकली। अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मेरी आर्गुमेंट ये है कि ये मेरे पास मान लीजिए निकल का कॉम्प्लेक्स था, इसको D8 कॉन्फ़िगरेशन थी, इसको मैंने ऐसे भरा था, आप सभी को याद होगा क्योंकि मैंने बोला था कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग करा देगा, हाँ सर आपने बोला था ऐसा। बट सर अगर हम यहाँ देखें, अगर हम देखें ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के थ्रू अगर इसकी स्प्लिटिंग हुई होगी, तो अकॉर्डिंगली यार हिसाब किताब तो ऐसा होना चाहिए था कि ये इस तरीके से पेयर बना ले। तो सर यहाँ पर जो है वो मतलब ऑर्बिटल आपको खाली नहीं मिलना चाहिए था, अगर ये ऑक्टाहेड्रल की तरफ होता। तो इसका मतलब सर ये हुआ, यहाँ से ये पता लग रहा है कि ये लेवल क्या फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो गया होगा, मतलब लग मुझे तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि अगर मुझे सभी का पेयर बनाना है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर भी एनर्जी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका होगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, अदरवाइज हमारी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी होनी चाहिए थी लॉजिकली, वरना VBT में भी काफी बड़ा फ्लॉ हो जाता। हाँ सर बात तो थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। तो इसका मतलब मुझे ये समझ आ रहा है कि स्क्वायर प्लेनर में भी कुछ फर्दर स्प्लिटिंग में डिफरेंस आएगा, कुछ और ज्यादा स्प्लिटिंग होती है, वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा होगा क्या। VACPR जब मैं पढ़ा रहा था, पढ़ाई थी मैंने, हाँ केमिकल बॉन्डिंग में, या आपको भी पता होगी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो वहां पर लिगेंड है, मतलब वहां लिगेंड नहीं होता, यहाँ जैसे लिगेंड इलेक्ट्रॉन के साथ आ रहे हैं, लिगेंड की आपकी अट्रैक्शन भी है मेटल के साथ, और उसके इलेक्ट्रॉनों की रिपल्जन भी है, एज वेल एज लिगेंड और लिगेंड आपस में क्या एक दूसरे को रिपेल नहीं करोगे, सर बात तो सही आपकी बिल्कुल कर रहे होंगे। अगर वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो क्या वो बहुत ज्यादा क्लोज आने देंगे मेटल के, नहीं सर, एक ऑप्टिमम डिस्टेंस रखेंगे, बस यही बात करनी थी यहाँ पर। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम डिस्टेंस तक रोक रहे हैं, मान लीजिए 6 लिगेंड थे, 6 लिगेंड को मैंने ऐसे कुछ करके रोक दिया होगा, ऐसे ही मतलब कुछ हाइपोथेटिकल सा मान लीजिए, ये यहाँ पर आ गया, ऐसे 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 ले लीजिए, मतलब ऐसे ही बनाया, बस यहाँ से मैंने कुछ रोक दिया होगा इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, ये इसको रिपेल कर रहा होगा, ये इसको, सारे एक दूसरे को रिपेल्जन कर रहे होंगे, इस लिगेंड को 5 और लिगेंड रिपेल कर रहे होंगे, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर रुक गया। अब मैंने क्या करा, मान लीजिए इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, अब होगा क्या, तो इस पर्टिकुलर लिगेंड को पकड़ी, इस वाले को, पहले इनिशियली क्या हो रहा था, इसको 5 लोग रिपेल कर रहे थे, अब अगर ये दोनों लोग चले गए, तो क्या सिर्फ 3 ही लोग रिपेल कर रहे हैं। तो पहले अगर ये मान लीजिए मेटल से कुछ x दूरी पर था, अब ये कहेगा यार मुझे रिपल्जन कम मिल रही है, तो क्या ये कहेगा नहीं कि यार चलो अब तो थोड़ा सा आगे जाया जा सकता है, बात तो सही है सर आपकी। क्या ये भी यही बात नहीं बोलेगा कि सर पहले मुझे तो 5 लोग रिपेल कर रहे थे, अब 3 ही है, तो अब मैं थोड़ा सा आगे जा सकता हूँ, सिमिलरली ये भी थोड़ा सा आगे जाएगा, सिमिलरली ये भी थोड़ा सा क्या आगे जा सकता है, क्या अब इसके पास स्कोप ऑफ क्लोजनेस, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आने का स्कोप बढ़ गया। सर बात आपकी समझ में आ रही है, बस यही यहाँ पर होता है। हुआ क्या, हम अगर मैं बात करूं ऑक्टाहेड्रल से आपको स्क्वायर प्लेनर बना रहे हैं ना, सिंपल, जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन वाली बॉन्ड्स है ना, उनको उड़ा दीजिए, जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन वाली बॉन्ड्स है उनको सिंपल उड़ा दीजिए, बचा हुआ आपका जो है वो स्क्वायर प्लेनर ही बनेगा, डायरेक्टली आपका स्क्वायर प्लेनर बनेगा। तो हो ये रहा है सर इस सिनेरियो में कि आपका जो जेड वाली जेड एक्सिस के अराउंड
ऑर्बिटल होगा उसके हमने लिगेंड ही उड़ा दिया। तो यहाँ जो dz² y² dx² y² में था वहां पे आपको एक फर्दर स्प्लिटिंग होती हुई नजर आएगी। आई होप सो यहाँ पर ये चीज क्लियर होगी। हाँ, और द पॉइंट इज क्यों, क्योंकि एक्स से क्लोज आ गया, एक्स एक्सिस के अराउंड वाला लिगेंड क्लोज आ गया, वाई एक्सिस वाला क्लोज आ गया, एक्स और वाई वाला दोनों थोड़े थोड़े क्लोज आ गए। तो एक्स और वाई वाले फैक्टर जहां भी होंगे वहां पे खुद ही एनर्जी आप बढ़ा दीजिएगा। सो दैट्स हाउ यू गाइस कैन सी यहाँ पर dx² y² की एनर्जी बढ़ गई। सिमिलरली यहाँ पर भी फर्दर आपको स्प्लिटिंग मौजूद होगी और अब यहाँ पे जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो होगा dyz dzx एंड देन dz² देन dxy देन dx² y²। आई होप सो समझ में आ रहा होगा। और इस स्प्लिटिंग को आप देख सकते हैं, दिस वाज योर इनिशियल डेल नॉट, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। और अब फर्दर और स्प्लिटिंग हो गई और एनर्जी लेवल्स बढ़ गए तो दिस इज योर डेल S1। इसको ऐसा ही बोलते हैं कि ये डेल 1 है आपका, ये डेल 2 है आपका और ये डेल 3 है। ये फर्दर यहाँ पर भी लिखा था। तो इन सभी का समय तो आप आंखों से देखकर मुझे बता सकते हैं कि कौन सी स्प्लिटिंग बढ़ी है। सर आंखों से पता लग रहा है डेल नॉट बढ़ी है। अगर मैं आपसे फर्दर पूछूं कि ऐसा क्यों हो रहा है डेल नॉट बढ़ी है, जबकि यहाँ पर 6 लिगेंड होते हैं आपके डेल नॉट में, 4 लिगेंड होते हैं स्क्वायर प्लेनर में, तो आपका आंसर ये रहेगा सर नंबर कम है, क्वालिटी बहुत ज्यादा है इस बार, क्योंकि लिगेंड क्लोज चले गए, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में चले गए, खतरनाक अटैक होगा। सो दैट्स वाई ये भी बोला जाता है कि स्क्वायर प्लेनर में हम मेजरली सारे जो वो हमारे लिगेंड्स होते हैं वो जब भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपका जो वो वाला फैक्टर रहता है, दैट इज सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला फैक्टर रहता है। जैसे मैंने टेट्राहेड्रल में बोला था ना, वैसा ही सेम सिनेरियो उसका उल्टा जैसे यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ। ये आपका एनर्जी लेवल आ जाता है, डीजेनरेसी फर्दर डिस्टर्ब हो जाती है, फर्दर आपका ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक ब्रेकिंग ऑफ डीजेनरेसी आपके सामने है। तो ये था हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में भी। सो अब यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहूँ फैक्टर अफेक्टिंग CFSE के बारे में, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारे, सबसे सिंपल सी चीज पहले एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है जिसका कुछ ना कुछ आइडिया आपको लगभग रहना चाहिए। जैसे कि सबसे स्टार्टिंग में होते हैं कार्बन डोनर्स, देन नाइट्रोजन डोनर, देन फर्दर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन डोनर, फिर आपके बाकी हेलोजेंस वगैरह, ये सारे लोग आते हैं। इससे थोड़ा थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। बाकी कुछ इसका जो अगर चाहें तो आप उसको याद कर सकते हैं। बाकी आगे जब हम पढ़ रहे होंगे MOT में, वहां पर इसको और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, क्या कैसे आती है सीरीज एंड सो ऑन, जो भी यहाँ पर बातें हैं वो तब कर ली जाएंगी। देन दूसरी चीज आती है दैट, अच्छा इससे होगा क्या भाई, इससे ये पता लग रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ अ लिगेंड क्या है। जितना खतरनाक स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग, उतना ज्यादा डेल नॉट, ये लॉजिकल चीज है। आगे अगर मैं हूं तो यहाँ पर अब बात आती है, अगर मेरे लिगेंड सेम हो जाए, नंबर ऑफ लिगेंड भी सेम, सब कुछ सेम, तो क्या होगा, तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो आप देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल। और जितना ज्यादा चार्ज, आप सभी को पता होगा जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा लिगेंड और मेटल के बीच में कहीं ना कहीं अट्रैक्शन, उतना ज्यादा लिगेंड कहीं ना कहीं क्लोज आ पाएगा, उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग कर पाएगा। तो दिस इज द लॉजिक। आई होप दोनों चीजें आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रही होंगी। देन फर्दर यहाँ पर मैं बात करूं, जो चीज मैंने बताई थी इनिशियली कि PT PD के साथ ऐसा क्यों होता था, एक हल्की सी बात करी थी, वो इसी वजह से होता था। वाई, द मोमेंट आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, इसमें कौन सी सीरीज है ये आपकी, 3D से 4D जा रहे हैं, मतलब आप थर्ड से फोर्थ सेल आ रहे हैं, फोर्थ से फिफ्थ सेल में जा रहे हैं, या 3D सीरीज से 4D सीरीज की तरफ जा रहे हैं, आपके D इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होते हैं और साथ साथ फिर F भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है टाइम टू टाइम, क्योंकि आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, Z-सिग्मा। और D और F वालों की होती है पुअर शील्डिंग, तो Z कम, मतलब सिग्मा की वैल्यू अल्टीमेटली कम होने लगती है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ जाता है। 3D से 4D आने में लगभग 30 से 40% का इंक्रीमेंट आपको बढ़त देखने को मिलती है, वेराज 4D से 5D में जाने में आपको लगभग 30 से 50% की बढ़त आपको देखने को यहाँ पर मिलती है Z इफेक्टिव में। ठीक है, देन फर्दर यू गाइस कैन सी यहाँ पर Z इफेक्टिव बढ़ा तो हमारे पास कहीं ना कहीं होगा क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, मतलब जो न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहा है। अगर वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करने लगा तो क्या बहुत अच्छे तरीके से बाहर वाले को भी अट्रैक्ट कर पाएगा। अगर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, दैट मींस बाहर वाला जो लिगेंड है जो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ आया है उसको अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, तो दैट्स वाई आपकी स्प्लिटिंग ज्यादा, तो कहीं ना कहीं लिगेंड और ज्यादा क्लोज आ पाता है। सो दैट्स वाई स्प्लिटिंग खतरनाक होती है, स्प्लिटिंग आपकी ज्यादा आपको देखने को मिलती है। तभी हम यहाँ पर बोला था मैंने कि कोई सा भी आप ले लीजिए लिगेंड विथ 3D के अलावा, जैसे 4D और 5D सीरीज का कोई भी मेटल हो, उसके साथ इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द लिगेंड ले लीजिए आप, स्ट्रॉन्ग ही बिहेव करेंगे, स्ट्रॉन्ग ही बिहेव करेंगे। जैसे PtCl4 नेगेटिव में, PdCl4 2 नेगेटिव में, हर जगह यहाँ पर आपका हिसाब किताब सेम रहेगा। ठीक है,
तो ये इस चीज को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। देन ज्योमेट्री की यहाँ पर हमने डिस्कशन कर लिया, तो उसके बारे में ऐसा कोई नीड नहीं है। अच्छा, एक यहाँ पर बात करें, सबसे पहले स्क्वायर प्लेयर क्यों होता है बात कर ली, टेट्राहेड्रल सबसे लास्ट में आता है, क्यों आता है बात कर ली, डेल नॉट फिर आता है, ये भी बात यहाँ पर हो चुकी है। देन फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन, ये सवाल आई थिंक एग्जाम्पलर में होता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में करवाया जाता है। तो ये एग्जाम्पल में ये सवाल आने के चांस बन सकते हैं कि आपको डेल नॉट की वैल्यू फॉर ऑक्टाहेड्रल दे दें, फिर आपसे यहाँ पूछें तो आपको कहीं ना कहीं टेट्राहेड्रल में बतानी होगी, तो आप 4/9 कर सकते हैं। बाकी आई थिंक अगर मेरा उसका आ जाए कुछ ना कुछ, तो ये शायद आई थिंक 1.3 टाइम्स डेल नॉट होता है शायद, मतलब इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। बाकी मुझे हाँ यहाँ लिख रखा है, अच्छा है, हाँ सही सही। अगर आपको कुछ स्क्वायर प्लेनर से कन्वर्जन करवा दे, सो दैट्स हाउ यू गाइस कैन डू, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूला से। देन अगर मैं बात करूँ लास्ट फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो वो आपका आता है कि रिंग फॉर्मेशन, दिस इज द फैक्टर विच इज डोमिनेटिंग एट ऑलमोस्ट ऑल द फैक्टर्स, सभी पर ये आपका भारी पड़ेगा। क्या, अगर आपका ऐसा लिगेंड आ गया जो चिलेशन कर रहा है, जो रिंग फॉर्म कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मैं सिंपल भाषा में बोलूं, मोनोडेंटेट के अलावा मेजरली बाइडेंटेट हो गए, ट्राइडेंटेट हो गए, ये सारे के सारे टेट्राडेंटेट, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स जो होते हैं ये रिंग फॉर्मेशन कराते हैं। और द मोमेंट रिंग बनती है तो कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। बाकी एंट्रोपी वाला भी कंसेप्ट यहाँ पर आएगा, जो हम फर्दर नेक्स्ट यूनिट में जिसके अराउंड डिस्कशन रहेगा, वो वहां पे उसका एक्सप्लेनेशन करा दिया जाएगा कि क्यों यहाँ पर ऐसा भी होता है कि स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, या स्टेबिलिटी कांस्टेंट की जब बात करेंगे तो वो वहां पर हो जाएगी। तो ये यहाँ पर थी कुछ चीजें। अब तो मेजरमेंट ऑफ डेल नॉट की बात हमने बहुत अच्छे से कर ली, उसका फॉर्मूला वगैरह सब कुछ हमने देख लिया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वगैरह के बारे में, वीक फील्ड में कर ली, स्ट्रॉन्ग फील्ड में कर ली। आई डोंट थिंक कुछ एक वर्ड भी मुझे यहाँ पर बोलने की जरूरत है। देन पेयरिंग एनर्जी, अच्छा यहाँ पर मैंने करा क्या है, मैं आपको समझा दूं। पहले मैंने पूरा CFSE से रिलेटेड जो होता था A to Z मैंने कहानी करा थी। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, ताकि आप उनको एक बार नजर मार लें और आपको श्योरिटी मिल जाए कि हाँ ये सारी चीजें हमने कर ली हैं। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड, सबसे पहले मैंने आप सभी को बताया क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या मुझे एग्जांपल लिखने की जरूरत है? नो सर, नो नीड टू राइट एनी एग्जांपल हियर एज वेल। देन यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आ जाए तो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स डिफर करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हाँ, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वाला फैक्टर हमारे उसमें नहीं था, तो उसको यहाँ पर कवर कर लेते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज क्या है, क्या रही है, यहाँ पर ये सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ डेल आएगा यहाँ पर। होगा क्या यहाँ पर, आप एक बार रीड कर लीजिए कि अगर हमारे पास सेम ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए, एक दो मेटल आ जाए जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो, बट द डिफरेंस कहाँ रहेगा, अगर दो मेटल है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो ऑब्वियसली उनके डी इलेक्ट्रॉन तो अलग होंगे ना भाई, किसी की कॉन्फिगरेशन थोड़ी वो या एटॉमिक नंबर थोड़ी सेम होगा उनका। हाँ सर, बात तो आपकी सही है। तो कहीं ना कहीं उनके जो है वो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स आपके वो होंगे, डिफरेंट होंगे। तो अगर आपके नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर डिफरेंट होंगे तो उससे फर्क क्या पड़ेगा सर, उससे फर्क जो पड़ेगा उसी के बारे में भी तो हमें बात करनी है। होगा क्या, द मोमेंट आपका जैसे एग्जांपल मैं यहाँ ले लूं, कोबाल्ट 2+ आ जाए और निकल 2+ आ जाए, सभी कुछ मैं बाकी सबके सेम कर लूं, लिगेंड वगैरह सब कुछ सेम कर लूं, तो दिस गाय इज योर 3d7, दिस गाय इज योर 3d8। यहाँ पर आपके क्या है, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम। तो यहाँ पर आपको जो है वो स्प्लिटिंग ज्यादा देखने को मिलेगी। सो यहाँ पर ये द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल डिक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द हायर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे लिगेंड को पास आने के लिए। भाई नो, यहाँ पर आपके जो है वो क्या लिखा था मैं, इसकी वैल्यू हाँ यहाँ दे रखी है बुक में, इतने सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ पर दे रखी है आपकी इतनी सेंटीमीटर इनवर्स। इसी वजह से यहाँ पर ये सही लिखा है। यहाँ पर आपकी जो है जैसे मैंने नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाए, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपेल करेंगे लिगेंड को पास आने से, और द मोमेंट लिगेंड पास आने से रुके, रिपल्जन कम खत्म। आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, आप देख सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जहां पर हमने बात करी थी, ऑन मूविंग दिस टू दिस आपका साइज जो है वो डी ऑर्बिटल का इंक्रीज होता है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज 30 से 40% का आपको जो है वो की बढ़त आपको देखने को मिलेगी 3D से 4D आने में। फिर यहाँ पर, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक तो साइज ऑफ डी ऑर्बिटल्स इंक्रीज हो रहा है, यस सर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएगी, तो लिगेंड जो है वो कैन अप्रोच मेटल विद डी ऑर्बिटल जो है वो मोर क्लोजली। देन फर्दर वी हैव दिस फैक्टर व्हिच इज द लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, जितना बड़ा मेटल होगा हाँ सर उतनी कम कहीं ना कहीं हमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलेगी। देन ये भी यहाँ पर टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन, इसके बारे में भी आई थिंक डिस्कशन हो गया है। अब आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक जॉन टेलर इफेक्ट है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे अभी। सो हियर वी हैव, जैसे इससे पहले था वो कोऑर्डिनेशन, वो था आपका टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, क्या था वो, कंपैरिजन था, तो वो हमने डिस्कस कर लिया कि क्यों डेल टी की वैल्यू वो होती है आपकी 4/9 टाइम्स डेल नॉट ओ, ये सारी बातें होंगी वहां पर, तो वो हमने ऑलरेडी कर ली है। नाउ अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज टेट्रागोनल डिस्टॉर्शंस फ्रॉम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो होगा क्या साहब, नॉर्मल जो कंडीशन रहती है, नॉर्मल सिनेरियोज जो रहते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात चलें, जो नॉर्मल होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, हमें पता है सारी की सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, एक्सियल इक्वेटोरियल का सच कोई हिसाब किताब नहीं होता, बिल्कुल सर। बट यहां होगा, क्यों होगा उसके बारे में ही बात करनी।
सो द पॉइंट इज कि हमारे पास आप देख सकते हैं T2G और EG अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या डिसाइड करेंगे सर? इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या ही डिसाइड कर सकते हैं सर? कुछ खास नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन्स क्या रिपल्जन डिसाइड कर सकते हैं? हाँ सर, रिपल्जन का जो फैक्टर रहेगा हमारा, वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड रहेगा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा रिपल्जन। ठीक है सर। क्या ऐसा मैं बोल सकता हूँ अगर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अराउंड जो लिगेंड है वो कहीं ना कहीं रिपल्जन ज्यादा? हाँ सर, आप ऐसा बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो कहीं ना कहीं रिपल्जन ज्यादा, और अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन कम तो वहां पर कहीं ना कहीं रिपल्जन कम। मानते हैं इस बात को? सर बिल्कुल मानते हैं। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन के अराउंड यहाँ पर गेम रहेगा। तो ये सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्मल कंडीशन जो रहती है, हम जिसके अराउंड पढ़ते हैं, वो ये है, मान के चलना चाहिए, या वो हमारा जो आइडियल कंडीशन है वो तब आती है जब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स T2G ऑर्बिटल है, सॉरी अगेन दोबारा से बोलता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑल द T2G ऑर्बिटल्स अगर इक्वल होंगे। इक्वल होने का क्या मतलब है? या तो तीनों में एक एक हो, या फिर तीनों में दो दो। ये दो कंडीशन है इक्वल की। हाँ सर। सिमिलरली अगर EG की मैं बात करूं, EG में सारे ऑर्बिटल्स हैं, उनमें सभी में बराबर हो, मतलब जो दो ऑर्बिटल्स हैं EG के, उन दोनों में या तो एक एक इलेक्ट्रॉन हो या दो दो इलेक्ट्रॉन हो, उस पर्टिकुलर स्टेज को मैं बोलूंगा कि यहाँ पर जो सिनेरियो रहेगा मेरा, ये रहेगा सिमेट्रिक। ठीक है। both orbitals क्या हैं? they are electronically degenerated। ठीक है। it is because of the fact that symmetrically arranged electrons जो वो क्या करेंगे, they'll repel all six ligand equally। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं बराबर होंगे या सिमेट्रिक होंगे तो हमारे जो रिपल्जन है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल। बट अगर ऐसा हुआ किसी भी एक को मैंने अनसिमेट्रिकली फिल्ड कर दिया, तो किसी पर्टिकुलर या तो आइदर T2G और EG ऑर्बिटल्स दे आर इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट, द रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इज नॉट स्टेबल। ये यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्टॉर्टेड वे बन जाएगी। तो होगा क्या, या तो T2G ऑर्बिटल या फिर EG ऑर्बिटल वो कहीं ना कहीं आपकी इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट स्टेट में चले जाएंगे, जिसके बारे में हमें बात करनी है। तो आपकी ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नहीं रहेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं EG ऑर्बिटल्स कहाँ करते हैं पॉइंट, डायरेक्टली टुवर्ड्स द लिगेंड। क्यों? dx² y² dz² की बात आप सभी को पता है। और EG ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जब आपके इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट हो जाएंगे, दैट इज अनसिमेट्रिकली फिल्ड। इसका मतलब समझाइए बेटा। बिल्कुल अभी अभी समझा रहा हूँ, थोड़ा सा बस मैं यहाँ पे बता दूं आपको ये कुछ होता है। इस क्या होता है आप अभी उसके बारे में बात करेंगे। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये डायरेक्टली आपके जो है वो टुवर्ड्स द लिगेंड होते हैं, तो जो भी डिस्टॉर्शन होगा इन लोगों में वो काफी अच्छा होगा, मतलब जो इनमें डिस्टॉर्शन होगा। फिर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की बात कर रहे हैं बेसिकली, वो मैं आगे बताऊंगा। वो यहाँ पर ज्यादा होगा क्योंकि ये डायरेक्टली टुवर्ड्स द लिगेंड हेड कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज होती है। तो होगा क्या यहाँ पर, अगर आप मुझे सोच के बताइए, किसी भी एक्सिस के अराउंड रिपल्जन ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा सर? अगर कहीं पर रिपल्जन ज्यादा है, दैट मींस लिगेंड को इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे। क्या वो एक्सिस के अराउंड अगर रिपल्जन ज्यादा है तो लिगेंड दूर चला जाएगा? हाँ सर चला जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि उस पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड अगर रिपल्जन अल्टीमेटली ज्यादा हो रही है, दैट मींस मेरी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी? बिल्कुल सर बोल सकते हैं। अगर आप कहीं ना कहीं लिगेंड दूर जा रहा है तो कहीं ना कहीं बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। और अगर इसका उल्टा हो जाए, उसके पास आ जाए, उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, तो कहीं ना कहीं क्या मेरी बॉन्ड लेंथ नॉर्मल से कम हो जाएगी? हाँ सर बिल्कुल हो जाएगी। तो यही यहाँ पर कंसेप्ट है, इसी के बारे में यहाँ पर हम बात करें। जैसा आप देख सकते हैं, दिस इज द सिनेरियो जो नॉर्मल रेगुलर है, दिस इज योर कंप्रेशन टेट्रागोनल, दिस इज योर इलोंगेशन टेट्रागोनल। कंप्रेशन को इफ आई एम नॉट रॉन्ग हम बोलते हैं जेड इन केस, जेड इन, और ये होता है जेड आउट। बात करेंगे इसकी डिटेल में, अभी जस्ट इंट्रो दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉन्ड लेंथ कैसे बढ़ गई है, इलोंगेशन की बात हो गई। ठीक है। अब अगर यहाँ पर बात करें तो जॉन टेलर थ्योरम आ रही है, इसके बारे में आप इसको रीड कर लीजिए एक बार। होता क्या है, दैट टर्म दिस डिराइव फ्रॉम द फैक्ट दैट व्हेन व्यूड अलोंग द जेड एक्सिस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है ना वो टेट्रागोन की तरह दिखता है, टेट्रागन की तरह। जब भी आप इसको देखेंगे ना अलोंग द उसके, तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से चार वो बनते हैं इसके, कुछ होता है चार टेट्रागॉन्स, मतलब गॉन्स जो है वो चार बनते हैं, ऐसा कुछ था। मतलब थोड़ा सा मैं अभी विजुअलाइज नहीं करवा पाऊंगा राइट नाउ, बट हाँ यू गाइस कैन चेक दिस अगर करना है तो। बाकी ऐसा नीड नहीं है। तो द कंडीशन विच कॉज सच टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन, वो इन साहब के द्वारा, जॉन टेलर साहब के द्वारा करी गई एक्सप्लेन, तो उसी को हमने जॉन टेलर थ्योरम बोलते हैं। ये थ्योरम क्या बोलती है उसकी स्टेटमेंट तो आप पढ़ लेंगे, लिख के भी आ जाएगा, बढ़िया रहेगा। तो होगा क्या यार सिनेरियो, कोई भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, हाँ सर ये नॉन लीनियर ही ऑक्टाहेड्रल है तो नॉन लीनियर ही होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट है। सर ये फिर से आ गई, आप इसको समझा ही नहीं रहे बेटा, समझा रहा हूँ बस, समझा ही देते हैं। T2G मान लो भरा हुआ है, EG का सिनेरियो है, EG में एक dx² y² है, एक dz² है। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन भरा। सर ये तो सिमेट्रिकल फील कर दिया, आप तो अनसिमेट्रिक की बात करते हैं। बेटा सब रखो, अब ध्यान से सुनिए। मैं मान रहा हूँ ये dx² y² है, मैं मान रहा हूँ ये dz² है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक और है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, dx² y² या dz² में? सर कहीं पर भी भर दीजिए, आपका जहां मन करे आप वहां भर दीजिए। क्यों? क्योंकि दोनों ही इस वक्त डिजेनरेट है। क्या सभी लोग इस बात को अग्री करते हैं ये अभी डिजेनरेट है? मैं कहीं पर भी एक इलेक्ट्रॉन को भर सकता हूं, दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट स्टेट। अब हो जाएगी द मोमेंट मैं या तो यहां भरूंगा या फिर यहां भरूंगा,
तो पहले मैं यहाँ से अगर मैं बात करूँ, हाँ इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ, तो सिनेरियो ये होगा, चलो ऐसे ये कि मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन आप मैं यहाँ पे इसको कर दूं, तो अब होगा क्या, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको मैं समझा दूंगा अभी। तो एक में ये डी एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर भी लिख लिएगा कि डी जेड स्क्वायर, यहाँ पर मैं डी जेड स्क्वायर ऊपर कर दूं, यहाँ पर मैं डी एक्स स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अगर मेरा ये इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास ऑप्शन है कहां पर भरूं। अब ये ऑप्शन क्या होगा इसके बारे में मैं नहीं जाना, कैसे क्या होता है मतलब मुझे भी कोई खास इसके बारे में नहीं पता, और आई डोंट थिंक ये कुछ सिलेबस में, या तो ये यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। जहां पर भी मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा, क्या वहां पर रिपल्जन ज्यादा होने के चांसेस हैं या नहीं, बस मुझे इतना बता दिए। सर आपने बात बिल्कुल सही बोली, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वहां पर रिपल्जन ज्यादा होने के चांस जरूर होंगे। मान लीजिए अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को यहां भर दिया, तो क्या इस पर्टिकुलर आदमी में रिपल्जन ज्यादा हो जाएगी? हाँ। तो क्या इस पर्टिकुलर आदमी की लॉजिकली एनर्जी बढ़ जानी चाहिए? हाँ। तो मेरा ये वाला केस आ जाएगा जहां पर डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर। और अब ध्यान से बात को सुनिएगा, अब मैं अगर इसके अकॉर्डिंग फिलिंग करूंगा, तो पहले मुझे दो यहां पर बढ़ने होंगे और तीसरा इलेक्ट्रॉन में यहां पर बढ़ूंगा। अगर ऐसा उल्टा हो, ये साहब डी जेड स्क्वायर हो जाए मेरे, और ये साहब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाए, तो अगर मैं डी जेड स्क्वायर में दोनों इलेक्ट्रॉन भरूंगा, तो क्या डी जेड स्क्वायर को ज्यादा रिपल्जन फील होगी इनिशियली? हाँ। तो क्या उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी? हाँ। तो वही सेम सिनेरियो यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर ये होता है, तो अब यहाँ पे मैं इस तरीके से भरूंगा। सो दिस वाज माय इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट, कि कहां पर भी कहीं पर भी आप एक इलेक्ट्रॉन को भर सकते थे। अब होगा क्या यार, मॉलिक्यूल कहेगा जब भी वो ऐसी स्थिति में आएगा, अगर ऐसी स्थिति होती तो कुछ नहीं होता, वो कहता भाई सब कुछ सिमेट्रिकल है, कोई किसी के भी अराउंड रिपल्जन ज्यादा नहीं होगी। जब भी मॉलिक्यूल ऐसी स्थिति में आएगा, तब वो क्या करेगा, वो कहेगा कि यार मैं अपनी ज्योमेट्री को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर दूं, सो दैट मेरी एक तो डीजनरेसी चली जाए, और उससे हुआ क्या सर, डीजनरेसी से कुछ फायदा होगा? बेटा फायदा नुकसान हम बात करेंगे एनर्जी से। अब फायदा ये होगा कि ये पर्टिकुलर ऑर्बिटल की जो कुछ एनर्जी थी, इस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर 3 इलेक्ट्रॉन है पहले, मानते हैं आप सभी लोग? हाँ सर। अब एनर्जी क्या इसकी कम हो गई? हाँ। क्या अब मेरे ये जो दो इलेक्ट्रॉन है काफी ज्यादा लोअर एनर्जी लेवल पर चले गए रिलेटिवली? हाँ। एक हाई चला गया पर दो काफी ज्यादा लो पर आ गए, इस बात को जरूर समझिएगा। ये 3 लोग थे कुछ एनर्जी लेवल पर थे, अब दो काफी नीचे आ गए, एक थोड़ा सा ऊपर चला गया। मेजोरिटी कहाँ है यहाँ पर? तो क्या ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी लोअर ही होगी? हाँ। तो सिमेट्री भी लोअर हो जाएगी पर एनर्जी भी लोअर हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। इसी वजह से ये साबित होता है, क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी मिल रही है यार, कुछ भी हो रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में केमिस्ट्री में, मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ द लाइफ में स्टेबिलिटी का फैक्टर कहीं ना कहीं आता है कि यार आपको कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी मिल रही है। अब थोड़ा सा और आइए, तो यहाँ पर मैंने इसको बेसिक आपको समझा दिया है क्या क्या यहाँ पर होता है, किस किस तरीके से ऑप्शन है। अब दो वैसे मैंने मोटी मोटी सारी बात कर ली है, बट स्टिल जैसे एग्जांपल लेते हैं कॉपर 2+ का, तो वहां पर अगर वो D9 कॉन्फ़िगरेशन है, D9 कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप बाकी यहाँ और भी होती है, बट D9 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी कहीं ना कहीं आपके लिए। वैसे तो और D4 वाली भी इंपॉर्टेंट हाँ बन जाती है थोड़ी थोड़ी, बट ठीक है उसके बारे में बात कर लेंगे। पर पहले यहाँ पर आते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर होगा क्या। D9 की अगर मैं बात करूं, क्या सबसे पहले ये T2G और ये EG लेवल में वो हो जाएगा? हाँ ठीक है सर, बिल्कुल हो जाएगा। फिर आपको पता है यहाँ पर मैंने दोनों लेवल आपको वैसे ही तोड़ के दिखा दिए, तो ये वाले लेवल्स तो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन होंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो। अब द पॉइंट इज, क्या पॉइंट सर बताइए कुछ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला इस साइड में ले लेता हूँ, जेड इन केस। जेड इन का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपका कंप्रेशन होता है, इसका मतलब कंप्रेशन। इसकी मैं बात करूं तो ये आपका है इलोंगेशन, ठीक है। तो ये आपका कंप्रेशन, ये आपका एलोंगेशन ना। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हो क्या रहा है, कंप्रेशन का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं क्या इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्रेस हो रहे हैं, मतलब बॉन्ड्स आपकी क्या हो रही हैं, कहीं ना कहीं कंप्रेस हो रही हैं। अगर आपकी बॉन्ड कंप्रेस हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके यहाँ पर जैसे फर्स्ट वाला था, यहाँ पर आपके ये लोग पास पास आ रहे हैं, किस एक्सिस के अराउंड पास आ रहे हैं सर? ये जेड एक्सिस के अराउंड। तो मुझे बताइए, अगर कोई लिगेंड पास आ पा रहा है, अगर कोई लिगेंड पास आ पा रहा है और जेड एक्सिस के अराउंड, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे या ज्यादा? सर कम होंगे, बिल्कुल सही। जिसने भी ये बात बोल दी मतलब मजा आ गया। अगर आपने बोला कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो बहुत बढ़िया। तो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर D9 कंडीशन है, दो इलेक्ट्रॉन यहां भरूंगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां, सिमिलरली दो इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, ये तो कॉमन सी चीज है। मतलब आप इसको भी चाहें तो फिल कर दूं मैं इसको प्रॉपरली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे नहीं पता भी क्या क्या ऑर्बिटल है, बट मैंने सबसे पहली कंडीशन रखी कि कुछ ना कुछ स्प्लिटिंग होगी, जो पीछे एक्सप्लेन करी है। अब यहाँ पे मैंने आपसे पूछा कि अगर कंप्रेशन हो, मतलब कहीं ना कहीं जो है वो लोग पास चले गए, लोग पास चले गए, मतलब वहां कम इलेक्ट्रॉन है, तो क्या मुझे कोई बात बता सकता है, कोई भी बच्चा ये बात बता सकता है कि यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल है, ये डीजेड स्क्वायर है, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है? जल्दी से बताइए सर। अगर कंप्रेशन है मतलब पास आ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कम, किस एक्सिस के अराउंड पास आ रहे हैं सर? जेड एक्सिस। मतलब सर जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन कम, मतलब सर ये डीजेड स्क्वायर होगा। जिसने भी ये बात बता दी साहब मजा आ गया। अब इसी का उल्टा यार, कुछ नहीं है। इलोंगेशन मतलब जेड एक्सिस से दूर, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन जेड एक्सिस में, खत्म।
आई होप सो यहाँ पर ये चीज बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गई होगी, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का असली फील यहाँ पर आ गया होगा। इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा सा और नीचे बढ़ा दूं ताकि और ज्यादा अच्छी से बातचीत हो जाए। अब क्या है सर बातचीत, अब बातचीत ये है सर, ये नॉर्मल था आपका डी एक्स वाई जेड, डी वाई जेड, मतलब इसमें मैं पहले इलेक्ट्रॉन फिल कर देता हूँ। अब हुआ क्या, लिगेंड्स किस एक्सिस के अराउंड पास आ गए, मुझे आप ये लोग मुझे बता दिए एक बार। सर लिगेंड जो है वो जेड एक्सिस के, बोल सकता हूँ मैं कहीं ना कहीं कंप्रेशन हो रहा है तो जेड एक्सिस के कहीं ना कहीं पास आ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है, ऐसे कंप्रेशन मतलब जेड एक्सिस के पास। तो यहाँ जो तीन लोग हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, क्या उस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है? सर पड़ तो सकता है, भले ही अलोंग द एक्सिस है, मतलब इन सॉरी इन बिटवीन द एक्सिस है, पर क्योंकि जेड एक्सिस के ओवरऑल पास आ रहा है तो उन ऑर्बिटल्स के भी पास आएगा जो आपके जेड प्लेन में या जेड एक्सिस के अराउंड या कहीं पर भी जेड का कंट्रीब्यूशन होगा। तो क्या किसी भी बच्चे को इसमें ये प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पर जो जेड वाले हैं उनकी भी मुझे एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी? क्यों बढ़ानी पड़ रही है सर, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि बेटा लिगेंड्स तो क्लोज आ रहे हैं। तो क्या ये बात सभी को क्लियर है कि ये एक्स जेड और वाई जेड है? सर बिल्कुल। इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो यहाँ पर क्या हो रहा है साहब, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर भी स्प्लिटिंग हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि अब जेड एक्सिस से कहीं ना कहीं जो है वो लिगेंड दूर चला गया। जेड एक्सिस से लिगेंड दूर क्यों गया है सर, वो तो हमने बात कर ली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज्यादा थे। अगर जेड एक्सिस से दूर चला गया तो इन दिस सिनेरियो मुझे बताइए आप, जेड के अराउंड जो लिगेंड हो, जो वो ऑर्बिटल्स होंगे, उनकी एनर्जी क्या मुझे कम नहीं करनी पड़ेगी? सर बिल्कुल करनी पड़ेगी। आई होप सो समझ में आ रहा होगा, लॉजिक हिट रहा होगा और जो भी चीजें सब कुछ हो रही होंगी बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। आई होप सो एक बार इसको मैं ओवरऑल समराइज कर देता हूँ। तो आई थिंक ये था हमारे पास। अब आप एनर्जी लेवल का ऑर्डर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ये आपका डी एक्स वाई है ना, हाँ ये एक्स वाई सबसे कम, वाई एक्स वाई, फिर वाई जेड और इनके इक्वल, फिर ये सिमिलरली वाई जेड इसमें सबसे इक्वल टू एक्स जेड, देन एक्स वाई, देन दिस। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर वाले से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, उसका लॉजिक अलग था, दैट आई हैव एक्सप्लेन ऑब्वियसली, इसका थोड़ा सा अलग है। तो अब यहाँ पर एक बार समराइज करते हैं। इलेक्ट्रॉन का गेम है, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा वहां रिपल्जन ज्यादा, हाँ सर, और जहां रिपल्जन ज्यादा सर उससे लिगेंड दूर भागेगा, बिल्कुल सही, और जहां इलेक्ट्रॉन कम वहां से लिगेंड पास आएगा। सर सेम यहाँ पर था, हमने बात करी यहाँ पर जेड एक्सिस के अराउंड ही देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने डेफिनेशन में ही बोला है कि हम यहाँ पर जो है वो जब जेड एक्सिस के अराउंड देखते हैं तो वो एक हमें टेट्रागोन की फॉर्म में दिखता है। कहाँ पे लिखा था, लिखा था यही था, हाँ यहाँ पर हमें टेट्रागोन, तो हम जेड एक्सिस के अराउंड ही सारी चीजें देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपल जेड एक्सिस के अराउंड देखा, तो हमें जेड एक्सिस का ही रेफरेंस लेना है। अगर जेड एक्सिस से दूर चला गया लिगेंड, मतलब जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन्स कम, सही बोल रहा हूँ? नहीं दूर चला गया तो जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन जाता। अगर जेड एक्सिस के पास आ गया लिगेंड तो मतलब जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पास आना, मतलब सर कम रिपल्जन, मतलब सर कम होंगे। तो इससे ये होगा कि सर अगर आपका लिगेंड जेड एक्सिस के क्लोज आ गया तो जितने भी जेड कंपोनेंट वाले ऑर्बिटल्स हैं उन सभी की एनर्जी बढ़ा दो, और अगर जेड से दूर चला गया मतलब जेड में कहीं ना कहीं हमारे पास इलोंगेशन का केस आ जाएगा। तो वहां पर अगर सर आप जेड एक्सिस से दूर भेज रहे हैं तो जेड वाले ऑर्बिटल की एनर्जी कर दीजिए कम, क्योंकि जेड से अब हो चुका है वो दूर। तो यहाँ पर दैट्स वाई हमने यहाँ पर इनकी एनर्जी अल्टीमेटली कम कर दी। तो ये साहब यहाँ पर होता है। होप सो सभी को यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया। अब यहाँ पर साहब बाकी अगर मैं फर्दर क्लासीफाई भी यहाँ पर कर सकता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, एक आपका नो डिस्टॉर्शन, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं वीक डिस्टॉर्शन। आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर एस डी वगैरह का क्या मतलब है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये सिंपल सा तब होगा जब आपका इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा T2G में। इसका बेहतरीन तरीके से डिटेल में वैसे तो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है किसमें, आपके अजय साहब की किताब में। बाकी आई थिंक मैं लिख के भी लाया था कि यहाँ पर क्योंकि ईजी ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस होते हैं तो उन पर जो इफेक्ट होता है वो काफी ज्यादा होता है। सो दैट्स व्हाई उनको हम स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर इफेक्ट उनकी वजह से होता है। देन यहाँ पर क्या होता है, आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो आपके कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, क्या मुझे कोई बता सकता है? सर यहाँ पर आपका जो है वो अरेंजमेंट आपके, अगर मैं बात करूं सर यहाँ पे, क्योंकि दो ऑर्बिटल्स हैं डबली जनरेट है, तो यहाँ पर आपका डबली जनरेट हिसाब किताब रहता है, डबली डी जनरेट, सॉरी डबली डी जनरेट भी इसके जगह यूज होता है। बट क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स इक्वल एनर्जी होते हैं। यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट है याद रखिएगा, इसको आप खुद ही लिख लिएगा, इतना ज्यादा में लिखा, लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट एंटर्स T2G। तो ये कैसा होगा, ट्रिपली डिजनरेट, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर बात हो गई। देन यहाँ पर डबली डिजनरेट, यहाँ पर और बात करें तो फर्दर दिस इज योर अनसिमेट्रिकल। तो D9 है आपका, अगर एग्जांपल भी आप यहाँ पर देखें तो आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन को ई किस में कराना है, आपको कहीं भी ईजी में कराना है। तो आप देख लीजिएगा, जैसे D9 वाले की आप बात करें तो हमेशा वो होगा। और अगर मैं बात करूं D7 और वो लो स्पिन आ जाए
तो उसको भी आप थोड़ा सा आप इनको आपको स्पिन वगैरह का भी हिसाब किताब देखना होगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है। फिर अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कोई ऐसा सिनेरियो नहीं रहेगा, सब कुछ सिमेट्रिकली फील्ड होगा। तो जो भी आपका केस रहे सिमेट्रिकली फील्ड वाला उसको कर दिएगा। यहाँ पर कोई डिजनरेसी नहीं होती, मतलब नॉन डिजनरेट होते हैं, नो अरेंजमेंट एज सच, मतलब ना ट्रिपली वगैरह, तो ये सब यहाँ पर होता है। स्टेटमेंट देख लीजिए यहाँ पर आपका स्टैटिक और डायनामिक भी आता है कहीं ना कहीं। तो अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं, बस स्टैटिक का ये है कि वो हर कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। बाकी डायनामिक वाला जो होता है वो आपका रूम टेम्परेचर पे नहीं होता, कहीं डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल कंडीशंस पर होता है, लो टेम्परेचर पर होता है काफी। जो आपका अगर मैं बात करूं हल्का सा लिख दूं स्टैटिक, आप चाहें तो रीड कर सकते हैं, बाकी अभी तक आया नहीं, बट मैं नहीं चाहता, लिखा हुआ है तो क्या पता पूछ लें, हमें बता के थोड़ी पूछेंगे, हो गएंगे हमने तो दे रखा था जेटीटी कर लो। तो ये आपका ऑब्जर्व होता है ऑल कंडीशन पर। ये आपका जो है वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन पर होता है, स्पेसिफिक कंडीशन पर ऑब्जर्व होता है। ये क्या होता है, लो टेम्परेचर पर। ये होता है आपका कहीं पर भी हो जाता है, तो लो हाई कुछ भी चल जाएगा, हाई हो चाहे लो हो, कहीं पर भी आप चला लोगे इसको। फिर यहाँ पर ये होता है आपका परमानेंट होता है, दिस इज योर परमानेंट एंड स्ट्रॉन्ग। परमानेंट मैं ऐसे रफली लिख रहा हूँ, एंड स्ट्रॉन्ग। देन यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये इट्स नॉट एट ऑल परमानेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी बस यहाँ पर इसके अराउंड। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि आप ये डायग्राम दिया हुआ है, सिर्फ एक ही डायग्राम उन्होंने दिया, इसके बाद उन्होंने स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग कर दी, बट हाँ मैंने पूरा सब कुछ समझा दिया, जेड इन जेड आउट वाला केस। देन यहाँ पर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं आपके, जैसे कि आपकी एक सीरीज आई, इरविंग विलियम साहब ने एक सीरीज दी, वो नॉर्मली कुछ इस तरीके से चलती थी, बेरियम कैल्शियम, फिर यहाँ पर मैंगनीज आयरन, मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, ये लाइन से आ रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर से जो ट्रेंड शुरू हो रहा था वो लगभग चल रहा था, इससे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये, फिर ये, फिर कॉपर से ज्यादा स्टेबल लॉजिकली जिंक के कॉम्प्लेक्सेस होने चाहिए थे, कॉपर 2+ से ज्यादा, हाँ जिस हिसाब से सीरीज चल रही थी, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि सर कॉपर 2+ के जो कॉम्प्लेक्स है सर उसमें जॉन टेलर डिस्टोर्शन है। सर ये तो डिस्टोर्शन हो रही है। सर डिस्टोर्शन में स्टेबिलिटी का क्या ले लेना बेटा, है ना। अगर डिस्टोर्शन जॉन टेलर डिस्टोर्शन लग रही है तो क्या आप देख नहीं रहे, दो इलेक्ट्रॉन नीचे एनर्जी पर जा रहे हैं, एक ऊपर पे जा रहे हैं। हाँ सर बात तो सही कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पर देख सकते हैं आप, ड्यूरिंग द डिस्टॉर्शन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लोअर्ड इन एनर्जी व्हाइल ओनली 1 इज रेज्ड एन इक्वल अमाउंट। तो 2 को काफी नीचे कर दिया, एक को भले ही आपने ऊपर करा है, पर 2 को नीचे करना मतलब काफी ज्यादा आपने एनर्जी बचा ली, एनर्जी लो रखी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई। देन यहाँ पर अगर मैं बात करूं, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इसके अराउंड यार दोनों सालों में एनईपी से सवाल नहीं आया कि ये अनस्टेबल क्यों होता है, ये स्टेबल क्यों होता है। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा देख लीजिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मे भी हो सकता है पूछने, मे भी नॉट, मतलब जरूरी नहीं, क्योंकि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से सवाल तो पक्का आना है। अब 2 साल उन्होंने बॉन्ड लेंथ पर पूछ लिया, तो तीसरे साल अच्छा तो नहीं लग रहा मुझे कि यार मैं अगर एग्जाम बनाऊं और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पे सेम टॉपिक पे पूछूं, तो कुछ ना कुछ वो हो सकता है वेरिएशन करने की करें कोशिश। तो मे बी दैट कुड बी दिस वन। तो यू गाइस कैन चेक दिस। तो है क्या यहाँ पर, इसको देखो, ठीक है सर, यहाँ पर आपको दिख रही है, हाँ सर। तो सर ये आपका सिंपल सा ऑक्टाहेड्रल है, जहां पर आपकी जो है वो सिमेट्रिकल रिंग है। सर आइसोमेरिज्म वगैरह में बात करें तो हो क्या रहा है यार, एक नाइट्रोजन से लंबी बॉन्ड बनेगी, यहाँ पे एक नाइट्रोजन से छोटी बॉन्ड बनेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में स्ट्रेन आता हुआ नजर आएगा। देख सकते हैं आप, लार्जर बॉन्ड बने, एक लार्ज बॉन्ड एक छोटी बॉन्ड, ये क्या तरीका है, ये कोई तरीका नहीं। इसकी वजह से आपको स्ट्रेन, परेशानी, दिक्कतें आती हुई नजर आएंगी। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स आपका होगा अनस्टेबल। ठीक है जी, समझ में आया। तो सिमिलर मैनर में अगर हम बात करें, ये कॉम्प्लेक्स आपका जो है वो, इसकी आपको सिस फॉर्म दिख रही है, हाँ सर सिस फॉर्म दिख रही है। तो ये जो सिस फॉर्म है, इस पर्टिकुलर आदमी की जो सिस फॉर्म है, दैट इज क्या होगी आपकी, सर ये आपकी लेस स्टेबल होगी, क्योंकि यहाँ पर आपने नॉर्मली तो हमने ये पढ़ा है कि जॉन टेलर की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है, पर हर बार स्टेबिलिटी नहीं आती। दिस इज व्हाट आई वांट यू गाइस टू इन्फॉर्म, कि हर बार चिलेशन से जो हमने बात करी थी ना कि स्टेबिलिटी आती है, चिलेशन से क्या आनी चाहिए, स्टेबिलिटी आनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं आ रही। इसका मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि हर बार चिलेशन की वजह से स्टेबिलिटी नहीं आएगी। सो दीज गाइस कैन आस्क। देन यहाँ पर हाँ, ट्रांस वाले फॉर्म में कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आने की चांसेस हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। देन यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है उसमें आपका ये देखिएगा, इस सवाल आया हुआ था, देखिएगा इस सवाल में इन्होंने बोला CuF2, आप देख रहे होंगे सर यहाँ पे तो 6 फ्लोरीन है ही नहीं, सर ये क्या होगा। तो इन्होंने बता दिया कि दिस इज ऑक्टाहेड्रल, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, इसके सॉलिड स्टेट में ये आपका इससे अराउंड होता है, दैट इज 6 फ्लोराइड आयन से विद 2 CuF बॉन्ड, और उनका जो बॉन्ड डिस्टेंस हमें देती है कि 2 का बॉन्ड डिस्टेंस ये, 4 का ये, क्या एक्सप्लेनेशन होगी आपने डिफाइन करना है। तो ऑब्वियसली जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का ही सवाल होगा, तो आप बता दिएगा कि यहाँ पर सर 2 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा, 4 की कम, मतलब कंप्रेशन या इलोंगेशन, सर 2 की ज्यादा, सर मतलब इलोंगेशन, खत्म। तो इस तरीके से आपको बताना होगा। आपको, मुझे नहीं पता कि किस में कंप्रेशन होगा, किसी में इलोंगेशन होगा, मतलब आई डोंट थिंक ये याद भी हमें करना होता है। तो यहाँ पर आपको खुद ही एक्सप्लेनेशन के लिए दे देंगे, कुछ कुछ दे देंगे, जैसे यहाँ पर बॉन्ड डिस्टेंस दे दी, तो यहाँ पर मैं क्लियरली बता सकता हूँ कंप्रेशन हो रही है, क्योंकि 2 बॉन्ड लेंथ छोटी।
और यहाँ पर अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्सेस जो है वो Au2+ के अनस्टेबल होते हैं एंड दे अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन इन दिस, वेयरएज कॉपर के जो है वो क्या होते हैं कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होते हैं। क्यों भाई, नॉर्मली तो ये होना चाहिए कि सभी की D9 है तो सभी को जो है वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में जाना चाहिए, बट होता क्या है जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे क्या डेल वैल्यू बढ़ेगी, हाँ सर बढ़ेगी, क्योंकि ये 3D 4D आपने बताया था ये तो कि सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जेड इफेक्टिव बढ़ता है एंड सो ऑन। तो यहाँ पर एयू में बहुत ज्यादा जो है वो डेल की वैल्यू होती है, दैट इज स्प्लिटिंग काफी ज्यादा होती है। तो दिस हाई वैल्यू ऑफ डेल्टा कॉजेज हाई डीस्टेबिलाईजेशन ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से क्या होता है आपका Au2 पॉजिटिव काफी ज्यादा अनस्टेबल बन जाता है या फिर रिएक्टिव बन जाता है। तो वो या तो कहेगा भाई मुझे ऑक्सीडाइज करो या रिड्यूस करो, मैं मान ही नहीं रहा आपकी बात यार। D9 में जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे आप देख सकते हैं D9 पता है ना आपको कैसे, ये आपकी D9 में ऐसा कुछ सिनेरियो रहेगा। तो ये जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ऊपर चला जाता होगा अल्टीमेटली, क्योंकि JTD भी लग रहा है साथ साथ और आपका डेल नॉट भी बड़ा। पहले तो आपका T2G और EG में इतना बहुत ज्यादा, ये डेल नॉट यहाँ पे दिखा रहा हूँ छोटा सा, एक तो ये डेल नॉट काफी ज्यादा है। अब फिर आप सोच सकते हैं फर्दर ये ऊपर इतना चला गया होगा तो कितना ज्यादा हो गया होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत हाई एनर्जी लेवल पर होगा साहब। अगर ऐसा होगा तो ये कहेगा यार या तो मुझे पेयर करो ताकि यहाँ पर JTD ना लगे, तो JTD नहीं लगेगा तो उससे क्या होगा सर, यहाँ पर ये दोबारा ऐसा सिनेरियो आ जाएगा, ठीक है। या फिर ये कहेगा भाई मुझे लूज कर दो, मैं यहाँ से मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहता, तो सिनेरियो यहाँ तक रहेगा, ठीक है। तो दैट्स हाउ थिंग्स हैपन, इस हिसाब से होगा। तो AU वाला भी, ये भी मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज लग रही है। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। साथ साथ अगर मैं एक फर्दर अपने पास से एडिशन करूं जो काइंड ऑफ दूसरे उससे रिलेट हो रहा है कि यहाँ पर कॉपर के जो कॉपर 2 कॉम्प्लेक्स है ना, दे आर काइनेटिकली लेबाइल। सर ये क्या बात कर रहे हैं आप, मतलब कुछ भी बात शुरू कर देते हैं जो मन करता है बेटा, मतलब यार मन की बात नहीं है। देखो मन की बात नहीं है मतलब, हाँ पर वैसे मन की बात है, पर क्या कह रहा हूँ अभी, चैप्टर 2 से रिलेटेड है। सर ये बताइए तो सही, हाँ बेटा काइनेटिकली का मतलब क्या सभी को पता है? सर काइनेटिकली मतलब हम स्पीड की बात करते हैं। सर लेबाइल का मतलब बता दीजिए। तो लेबाइल का मतलब अगर मैं आप सभी को बताऊं, सो यहाँ पर ये दे आर मोर रिएक्टिव। लेबाइल का मतलब कुछ नहीं है, रिएक्टिव है, सही बोल रहा हूँ ना यार। हाँ, दे आर मोर रिएक्टिव। कॉपर 2+ के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव। सर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जो है ना D9 कॉन्फ़िगरेशन है और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको JTD यहाँ पर आपको इलोंगेशन होगी। सर उससे हो क्या रहा है कुछ समझाइए तो बेटा, आप मुझे लॉजिकली बताओ। बॉन्ड लेंथ बढ़ी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सर कम हो गई, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई तो बॉन्ड को तोड़ना आसान, खत्म। आई होप सो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर ए मैं मान लेता हूँ दो, यहाँ पर जो भी लिगेंड होंगे उनको रिप्लेस करना इज प्रिटी मच इज क्वाइट इजियर एज कंपेयर टू दीज यहाँ पर जो 4 लगे होंगे। तो ये भी एक आप फर्दर यहाँ पर एडिशन कर सकते हैं। देन चिलेशन वाली बात कर ली, यहाँ पर आपकी इम्प्रॉपर बॉन्डिंग हो जाती है, स्ट्रेन हो जाता है सिस और ट्रांस। तो ये कुछ अलग अलग लोग हैं जिनके अराउंड सवाल बनने के चांसेस इस साल थोड़े हाई लग रहे हैं, मुझे ऐसा फील आ रहा है। बाकी पेपर तो मैं बना नहीं रहा एज यू गाइस नो, तो कुछ और भी हो सकता है। बस हाँ ये है कि मैंने आपको जो है आगाह कर दिया, तो केस के अराउंड थोड़ी सी चीजों को देख के रखिएगा। सवाल तो कंफर्म ही आना है यार, मतलब ऐसा तो है नहीं कि सवाल नहीं पूछे। सो हियर वी कैन सी यहाँ पर जो एक PYQ आपके सामने आता हुआ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसमें ज्यादा होती है ये यहाँ पर आपको जस्टिफाई करना है। सिंपल सा साहब, डेल टी आपको प्रूफ करना है, 4/नॉट डेल नॉट के इक्वल आप प्रूफ करके बता दीजिएगा, चीजें लिख दीजिएगा, एक आध डायग्राम बना दीजिएगा, सारा का सारा अभी लेक्चर में डिस्कस किया। देन ये आपका नेक्स्ट यूनिट का, इसको बाद में करेंगे। देन अगेन फैक्टर्स अफेक्टिंग बहुत ज्यादा डिटेल में बात कर ली, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल से लेके डिफरेंट मेटल्स हो गए, अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो और डिफरेंट मेटल्स हो गए तो क्या केस होगा। देन हमने बात करी यहाँ पर 3D 4D 5D सीरीज में एंड सो ऑन, ये सारी चीजें डिस्कशन अभी अभी जस्ट हुई है, थोड़ी देर पहले ही आपने देखा ही होगा, तो वहां पर ये भी चीज हो चुकी है डिस्कस। तो दिस हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड। देन हियर वी हैव इज, यहाँ पर आपको बताना है किस इंसान का डेल नॉट की वैल्यू ज्यादा है और आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं मेटल सेम, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, आंसर उस चीज से आता है जो अलग होती है। यहाँ पर क्या अलग है सर, यहाँ पर अलग है लिगेंड, और आप सभी को पता है अमोनिया इज गोइंग टू बी योर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो वही आपको रीजन बताना होगा कि यहाँ पर स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। आप थोड़ा सा और डिटेल में जैसे एक्सप्लेनेशन दे दिएगा कि NH3 है, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। आप डायग्राम भी बना दीजिएगा आई वुड से कि यहाँ पर आप T2G और EG के डायग्राम बना दीजिएगा, एक सिनेरियो में छोटा गैप रख दीजिएगा, दूसरे में आप बड़ा रख दीजिएगा, आप क्योंकि आंसर को 5 नंबर के इक्विवेलेंट बनाना है तो चीजों को मतलब 2.5 के एक पार्ट के लिए, तो अच्छा सा एक्सप्लेन कर दिएगा। देन हियर वी कैन सी यहाँ पर कोबाल्ट 3+, आइरिडियम 3+, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यार ये साहब कोबाल्ट के जस्ट नीचे ही होते हैं, अगर नहीं भी होते वैसे तो होंगे मेरे हिसाब से, वरना सवाल देंगे नहीं। ये 3D के, ये 4D के, दो रीजन हैं, एक आपका जो है वो इफेक्टिव, ये हो सकता है 5D का भी, एक बार में आप चेक कर लीजिएगा प्लीज क्योंकि मुझे याद नहीं है, सोचो एक बार। लाफ्ता वरना इस हाँ यही है, सही है सही। तो यहाँ पर लेंथेनम वाली ही सीरीज में आ रहे हैं, तो लेंथेनम के ये वाली सीरीज में आता है, हॉफनियम वगैरह, जर्कोनियम फिर यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये आई थिंक ये 4D के ही हैं साहब।
अब यहाँ पर क्या डिस्कशन चल रहा था फर्दर, अब यहाँ पर भी आप आई वुड रिकमेंड सेम चीज करिएगा यहाँ पर, या फिर इसमें मतलब मत करिएगा। सेकंड वाले पार्ट में व्हाट यू कैन राइट इट, जस्ट राइट कि 3D और 4D में जाने में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और उस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से क्या होगा। सर अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा मतलब नेट पॉजिटिव चार्ज बढ़ा और लिगेंड को क्लोजनेस अट्रैक्शन या क्लोज तरीके से अट्रैक्ट किया जा सकता है। देन आप बात कीजिएगा दूसरी साइज से रिलेटेड, कि अगर साइज है तो जो लिगेंड्स हैं उन लिगेंड के बीच में जो रिपल्जन होगी वो थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो दूर दूर होंगे एक दूसरे से। देन दे कैन कम क्लोजर टू द मेटल, मेटल से वो क्लोज आ सकते हैं, क्योंकि मेटल कहीं ना कहीं आपका जो है वो बड़ा साइज में है, तो वो एक दूसरे से दूर दूर ही रहेंगे, ओवरऑल कहीं ना कहीं डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे। और बाकी यहाँ पर आई थिंक ये कटआउट या फिर हैंड रिटन फॉर्म में मैं लाया ही था, वरना अजय साहब की किताब में लिखा ही हुआ है। देन यहाँ पर आते हैं, तो ये वाला सवाल एक ट्राई कर लेते हैं। देन ये वाला तो आपने देख ही लिया, स्प्लिटिंग डायग्राम फॉर स्क्वायर प्लेनर, उसके बारे में बात कर रही है डिटेल में, तो लेट इट बी फॉर नाउ। देन यहाँ पर यू गाइस कैन सी एक चीज, D7 कॉम्प्लेक्स आपको बनाना है इन दोनों की प्रेजेंस में। आई थिंक इससे रिलेटेड सवाल आप मान के चलिए आने ही के चांसेस हैं। CFSE आपको कैलकुलेट करनी है, तो CFSE का फॉर्मूला बताया था ना, m इंटू 0. क्या आता है, माइनस का 0.4 इंटू डेल नॉट प्लस एन इंटू दिस, तो वो ही करना है। तो सिंपल था, सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। मैं सबसे पहले T2G और EG लेवल्स बना लूंगा, सबसे पहला काम मेरा यही होगा, ठीक है। अब पहला केस है हमारे पास आयोडाइड लिगेंड का। द मोमेंट मेरे पास आयोडाइड लिगेंड आए, D7 मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है, तो साहब होगा क्या सर, सबसे पहले आप भरिए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ऊपर इलेक्ट्रॉन को भर दें या पेयरिंग करा दें। तो क्या ये कौन सा लिगेंड है सर, ये वीक फील्ड लिगेंड है। डेल नॉट क्या होगा, छोटा होगा, सब मानते हैं इस बात को, हाँ, तो आप ऊपर भर दो। तो ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6, ये आ गया 7। आई होप सो चीजें यहाँ पर आसानी से क्लियर होंगी। अब यहाँ पर मैं बात कर लूं साइनाइड साहब की, तो साइनाइड में आपको याद होगा डायरेक्टली पेयरिंग भी, अदरवाइज मैं आपको लॉजिक से ही लेके चलता हूँ। क्या लॉजिक है, 1 2 3। अब आप यहाँ पर भरने गए चौथा, अब होगा क्या, क्योंकि साइनाइड साहब है, इन साहब ने जो है वो बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग कर रखी होगी, दिस डेल नॉट इज गोइंग टू बी सुपर हाई, सो दैट मींस क्या होगा, यहाँ पर कहेंगे भाई हम पेयरिंग ही कर रहे हैं। अब जब पेयरिंग के बाद कुछ चारा नहीं बचा, तो यहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन भरा। दोनों की CFSE अगर मैं निकालना चाहूं तो मेरा जनरल फॉर्मूला तो वही है, दैट इज m इंटू माइनस 0.4 इंटू डेल नॉट प्लस n इंटू 0.6 डेल नॉट। जस्ट सेकंड, पेंटा प्लीज काम करना बंद ना करे। n इंटू 0.6 डेल नॉट प्लस एक्स भी, और x क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ एडिशनल पेयर्स ना नंबर ऑफ पेयर्स फाउंड बाय द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब यहाँ पर सिनेरियो बहुत आसान है कंपेयर करना। सबसे पहले मैं यहाँ से CFSE लिखने आया, इस पर्टिकुलर आदमी की लिखूंगा, तो m क्या है यहाँ पर सर, m है आपके T2G के इलेक्ट्रॉन। T2G में कितने यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, 5 है, सही देख पा रहा हूँ, हाँ सर 5 है। तो 5 इंटू 0.4, वो भी माइनस का यहाँ पर आप लगा लीजिए, तो बाहर लगा देता हूँ मैं। डेल नॉट प्लस की बात करूं, यहाँ पर n क्या है सर, n है यहाँ पर EG में, दैट इज 2, और यहाँ पर 0.6 डेल नॉट, क्योंकि पेयर यहाँ पर जो है वो एडिशनल पेयर कोई बना नहीं, और वीक फील्ड लिगेंड में की वैल्यू वैसे ही 0 होती है, तो इन्हीं को आप सॉल्व कर लीजिएगा, निकालिएगा, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा क्या 1.2। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये आंसर आ रहा है, बाकी यू गाइस कैन चेक। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैं निकालने का सबसे पहले सिंपल सा वही लगाऊंगा m इंटू वो, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ यहाँ पर 6 है, तो 6 इंटू माइनस 0.4 इंटू डेल नॉट, प्लस की बात करूं यहाँ पर n कितना है सर, 1 है, सही है ना, हाँ ठीक है। देन इंटू ये 0.6 डेल नॉट, फिर यहाँ पे मैं प्लस XP करने आया। नाउ मुझे बताइए कितने ऐसे पेयर्स हैं जो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बने हैं, बच्चा बच्चा देख के बता देगा। क्यों सर, बेटा यहाँ देखो, यहाँ पे जो है वो पेयरिंग हो गई बिना किसी लिगेंड की कोशिश करें। यहाँ पर कितना एडिशनल पेयर दिख रहा है सर, एक पेयर एडिशनल दिख रहा है, बस 1p कर दिया। आई होप सो आपको ये चीज समझ में आएगी। दिस वन जस्ट केम ड्यू टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये वाली पेयरिंग के साथ, क्योंकि ये एक एडिशनल पेयर है जो फॉर्म हुआ है ड्यू टू द साइनाइड लिगेंड। बाकी जितने भी ये पेयर हैं ये हमारे वीक फील्ड में भी हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी है, कैसी भी आप फीलिंग कर लें, ये वाली पेयरिंग तो होगी ही होगी, पर एडिशनल जो जबरदस्ती कराया गया है वो ये वाला कराया गया है। एंड आई थिंक यही इस पर्टिकुलर आंसर, इस क्वेश्चन की अप्रोच होगी। तो ये माइनस हो जाएगा आपका 2.4, एंड देन आप उसको सॉल्व करेंगे, तो मेरे हिसाब से ये हिसाब किताब बनना चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी योर CFSE फॉर दिस पर्टिकुलर केस, सो दैट्स हाउ यू हैव टू टैकल सच क्वेश्चंस। Square planar तो we have already seen. Now let us start with the last and the one of the very important topic, that is ligand field or molecular orbital theory. We all know about molecular orbital theory very very well. क्या होती हैं ये चीजें, सबके बारे में डिटेल में हमें पता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, क्या देते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देते हैं, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, किसकी ज्यादा एनर्जी किसकी कम एनर्जी, वो सब पता है। उसके बारे में ना ही डिस्कशन करें तो बेटर रहेगा हमारे लिए, ठीक।
तो किसके बारे में करना चाहिए, जिसके बारे में डिस्कशन होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है ऑक्टाहेड्रल के लिए, तो आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि आपके पास 6 लिगेंड्स होंगे। क्या इस बात से सभी लोग इत्तेफाक? अब ये जो आपके 6 के 6 लिगेंड्स हैं, क्या आप सभी को पता है ये एक एक लोन पेयर डोनेट करते हैं? सर बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द ऑक्टाहेड्रल में आपका जो है वो एक लिगेंड या एक एटम एक लोन पेयर डोनेट करेगा। तो मेरे पास यहाँ पे 6 लोन पेयर हो गए डोनेट करने के लिए, मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे पास 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड मौजूद होंगे। सर बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट बेसिक ऑफ, अब हमारे पास कोई मेटल होगा, एक मेटल है जी सर बिल्कुल है, उस मेटल के कौन कौन से ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं? सर मेजरली जो हमने देखे हैं वो ये देखे हैं कि आपका जो है वो इसके सिंपल से एसपीडी वाले करते हैं। नाउ इट डिपेंड्स कि जनरली हम, क्योंकि ये चीज जो है वो 3D वाले ऑर्बिटल्स वगैरह के लिए पढ़ेंगे, तो यहाँ पर ये सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो है वो जैसे ऐसा होता है ना 3D 4s4p, फिर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं D2sp3 एंड सो ऑन, तो ये वाले ऑर्बिटल्स, इनर ऑर्बिटल्स आपके जो है वो कहीं ना कहीं कंबाइन कर रहे होते हैं, अल्टीमेटली आपको वो मिलता है, दैट इज योर क्या मिलेगा। अच्छा आप यहाँ पर भी बात कर लेते हैं। सो हुआ क्या एग्जैक्टली यहाँ पर सिनेरियो क्या होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये जो हमारा 3D है ये हमारे पास T2G और EG में फर्दर डिफरेंशिएट हो सकता है। सर बिल्कुल हो सकता है। क्यों होता है? वो मतलब होता ही क्योंकि क्रिस्टल फील्ड हमने पढ़ी है। अब यहाँ पे मैं कुछ पहले टर्मिनोलॉजीज लिख दूं, फिर उसके बारे में बात करेंगे जो आपको देखने को मिलेंगी। AET, EG का था, EG का यहाँ पर ER है, दैट इज T2G और EG। E का मतलब होता है डबल। डबल क्या बेसिकली आपका, आप समझ सकते हैं डबली डिजनरेट कहीं ना कहीं। टी स्टैंड फॉर ट्रिपली डिजनरेट, एंड T2G आपको फिर पता ही है वो आपका जिराड वाला। फिर ए की अगर मैं बात करूं तो सिंगली, तो ये आपका कहीं ना कहीं सिंगली डिजनरेसी के बारे में बात होती है। तो क्या कोई सभी लोग आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा T2G कौन सा EG, किस तरीके से मैं उनको कैटेगराइज कर सकता हूँ? तो कहीं ना कहीं आप सभी को ये बात पता होगी कि ये वाले लोग आपके T2G और EG तो आपको पता ही है क्या होते हैं। अब एक और चीज मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दूं, जैसे T2G ये सब कर लिया ना, वैसे ही आपको इतना तो ऑलरेडी क्लियर होगा कि सर ये जो A है ये A1G हो सकता है, हो सकता है। और क्या हो सकता है सर? कुछ और भी हो सकता है। यस, आपको जी किस लिए बताया था मैंने? जिराट के लिए। क्या अनजिराट भी कोई चीज होती है? सर बिल्कुल होती है। जहां पर हमने जैसे बात करी थी, जब डी ऑर्बिटल्स के ये मेरे ऑर्बिटल्स आ गए, इनमें ऑपोजिट लोब्स में कहीं ना कहीं मेरा साइन सेम आ जाए, तो मैं इसको कहीं ना कहीं जिराट बोलता हूँ। ये सेंटर ऑफ, हम बोलते हैं कि सिमिट्री हो जाए हमारे सेंटर के अराउंड, तब उस केस में हम इसको जो है वो बोलते हैं, दैट इज जिराट। अनजिराट क्या होता है? जब आप यहाँ पर आइए सेंटर में और यहाँ पर आप देखिए ऑपोजिट में जाएंगे तो दोनों में सिमिट्री अलग अलग है, दैट इज एक जगह वेव फंक्शन का साइन दूसरा और एक जगह दूसरा है प्लस, एक जगह माइनस है, तो ये आपका अनजिराट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सा। ठीक है सर, तो ये आ गया जिराट, और यहाँ पर आपके सामने आप देख सकते हैं दिस इज योर अनजिराट। ठीक है, तो आपका अगर यहाँ पर मैं A1U लिख रहा हूँ, सो दैट स्टैंड्स फॉर अनजिराट। कहीं ना कहीं सिमेट्रिसिटी की बात होगी। सिमिलरली अगर मैं कहीं पर E2U लिख रहा हूँ हाइपोथेटिकली, सो दैट मीन्स डबली डिजनरेसी आपकी और आपका अनजिराट है। सिमिलरली आई कैन राइट T2U एज वेल। तो T2U यहाँ पर यही चीज है जो आपके मेन काम की है। ये क्या होंगे? आपके सारे के सारे PX, PY, PZ, ये सारे के सारे इंसान आपके, ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स आपके T2U की कैटेगरी में आएंगे, ट्रिपली डीजनरेटेड एंड आपके अनजिराट। ठीक है, तो 4s आपका आ गया सिंपल जिराट, 4p आपका आ गया यहाँ पर आप देख सकते हैं अनजिराट। ठीक है, एंड देन सो ऑन। ठीक है, नाउ यहाँ पर अगर मैं फर्दर बात करना चाहूँ तो DXY डिवाइडेड, इन सभी को मैंने बता दिया। T2G आ गया मेरे पास, और यहाँ पर अब हम बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर कॉम्प्लेक्स। तो कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो आपको पता है सिर्फ और सिर्फ सिग्मा लोन पेयर डोनेट कर देते हैं, मतलब बेसिकली लोन पेयर सिंपली डोनेट कर देते हैं। जो ऐसे होते हैं जो पाई बॉन्ड की फॉर्म में क्या करते हैं? एक्सेप्ट करने लगते हैं। आपने पढ़ी है सिनर्जिक बॉन्डिंग? नहीं पढ़ी? मतलब वो यार बचपन में पढ़ते नहीं थे, याद करो। मेटल कार्बोनाइल बॉन्डिंग आती थी, थोड़ा सा बस मैंने वर्ड बोल दिया, बाकी है ये नेक्स्ट सेमेस्टर में, नेक्स्ट में ही पढ़ी है ना मैंने फिफ्थ में। हाँ, फिर पाई डोनर मतलब ऐसे लिगेंड जो सिग्मा बॉन्ड तो बना देते हैं, पर साथ साथ पाई बॉन्ड भी, या फिर आपका कहीं ना कहीं पाई एक और बॉन्ड बनाने की काबिलियत रखते हैं। उनके पास इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं एक्सेस में मौजूद होते हैं, ये उनकी खासियत होती है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिग्मा डोनर्स की। तो सिग्मा डोनर की अगर मैं बात करूं तो आपका क्या, आप सभी को पता है वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बना रहे होंगे। सर बिल्कुल सही है। तो अब हमारा जो डिस्कशन रहेगा दैट विल बी अबाउट, फिलहाल जो भी मैं डिस्कशन करूंगा वो दैट इज सिग्मा ओरिएंटेशन, सिग्मा के ही अराउंड चलेगा कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स मुझे बनाने हैं। बेसिकली सिग्मा कॉम्प्लेक्स का मतलब, सॉरी सिग्मा कॉम्प्लेक्स गलत बोल दिया, ऐसे लिगेंड जो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा डोनर होते हैं, उनके पास एक ही लोन पेयर होता है। उनकी निशानी ये होती है, मेजरली ये निशानी होती है कि उनके पास एक ही लोन पेयर मौजूद होता है। ठीक है, तो वही उसी को डोनेट कर देते हैं एंड देन दे फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विद द रिस्पेक्टिव मेटल कॉम्प्लेक्स। तो मेटल कॉम्प्लेक्स के हम सभी ने जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स देख लिए। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर इसके 5 ऑर्बिटल आ गए, इसका एक आ गया, इसके 3 आ गए, 5 और 1 6,
6 और 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके कितने आ गए, 9 आ गए। ठीक है, अब मैं वहीं पर दूसरी जगह आऊं, दैट इज लिगेंड के बारे में। तो लिगेंड के 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे पास हैं। ये कंबाइन करेंगे, अलग अलग सेट ऑफ आपके जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। यहाँ पर सिग्मा डोनर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि 6 लोन पेयर का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो जितने भी आपके लिगेंड्स हैं, जितने भी आप सभी के लिगेंड हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ उनका एक एटम एक ही लोन पेयर देगा, तभी यहाँ पर 6 ऑर्बिटल। हाँ, अगर कोई कहे सर पाई डोनर में आएंगे तो उसमें क्या होगा, तो उसमें बेटा सिनेरियो अलग होगा, क्योंकि उसमें और भी ज्यादा आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि आप पाई बॉन्ड भी बनाना है ना कहीं, तो एक से ज्यादा आपका लोन पेयर कहीं ना कहीं चाहिए होगा, वो अलग अलग सिनेरियो पे बात है, तो कहीं ना कहीं मल्टीपल या ज्यादा ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं जो यहाँ पर बोला है। अब यहाँ पर बात करी जाए थोड़ा सा और चीजों को आगे बढ़ाने की मैं करता हूँ कोशिश, मेन मुद्दे पर आते हैं, दैट इज आपका किस तरीके से बॉन्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो सबसे पहले इनकी इमेज दिखा दूं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 के 6 लिगेंड ऐसे आते हैं, या 6 के 6 लिगेंड सर आ रहे हैं, ठीक है, अराउंड द एक्सिस आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं इनको बोलते हैं लिगेंड ऑर्बिटल, और इन सभी को हम कंबाइन करके मानते हैं कि 6 के 6 लिगेंड के जो ऑर्बिटल्स हैं दैट आर एक्चुअली सेड टू बी लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स। बेसिकली सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, सेट ऑफ लिगेंड के ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स, और वो अलग अलग एक्सिस से इस तरीके से आ रहे होते हैं। तो आप एक चीज यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं, क्या ये आपको ऐसा ऑर्बिटल दिख रहा है? हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास ये A1G आ जाएगा आपको। क्यों सर A1G क्यों आएगा? अभी इसी पर फोकस रखिएगा, इस पर मत रखिएगा। सर A1G क्यों आएगा बेटा? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं सिमेट्रिकल है, तो ये जिराड है आपका, और ए मतलब सिंगली। देन आप देख सकते हैं dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, देन dz स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका ईजी, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। देन सिमिलरली मैं T1U की यहाँ बात करूँ, तो आप T1U का बता दिया था मैंने, PX PY PZ होते हैं, ठीक है सर। एंड देन T2G होते हैं, वो आपको पता ही है, उसके बारे में भी मतलब ये आपका जैसे आपकी किताब से ही मैं कट आउट लाया हूँ, ठीक है। नाउ अब होगा क्या, यहाँ पर आपने सब देख लिया। अब बात करूँ मैं लिगेंड। अब सर डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स आएंगे, यहाँ पर आपकी जो बुक में है प्रॉपर उन्होंने वेव फंक्शन के साथ समझा रखा है। आई डोंट थिंक इतने डिटेल में जाने की फिलहाल के लिए हमें जरूरत है, तो वहां पर मतलब जरूरत है नहीं कि क्या हुआ एग्जैक्टली। तो अलग अलग लिगेंड के ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं अलग अलग एक्सिस के अराउंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स है, ये यहाँ पर ये आपका रिस्पेक्टिव वेव फंक्शन ऑफ द लिगेंड्स है, तो वो आपस में आके कंबाइन करते हैं और अलग अलग सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके बनाते हैं। जैसे कि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना आपका A1G, जो क्या है, जहां पर आपका जो है वो सारे के सारे जो लिगेंड्स हैं वो हर एक्सिस के अराउंड सभी सारे के सारे जो आपके बोल सकते हैं, ये जो लिगेंड्स हैं आपके सारे के सारे 6 के 6 लिगेंड्स हैं, इन 6 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मिलाकर बनाया गया है। ये कुछ 4 की बना के गया, ये फिर आपका अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका 6 की 6 से बनाया गया हुआ है। यहाँ पर 2, यहाँ पे 2, यहाँ पर 2, एंड सो ऑन। इनके वेव फंक्शंस लिखे हुए हैं, वो आप चाहें तो देख सकते हैं, बाकी आई डोंट थिंक उतना काम आएगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो A1G है, क्या यहाँ पर हर एक्सिस के अराउंड आपकी सिमेट्री है? हाँ सर। तो ये किसके साथ बॉन्ड बना सकता है सर? यहाँ पर ये आपका उस एक्सिस उससे के साथ बना सकता है जिसके अराउंड कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि हर एक्सिस के अराउंड वहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, तो आपका A1G आएगा। और एक डीजेड स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो जेड एक्सिस में, और देन यहाँ पर ये जो आपकी रिंग होती है, दिस रिंग अगेन इज योर 3D, कहीं ना कहीं आपकी जो है वो दूसरे प्लेन में होती है, तो आपको कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, ठीक है। देन DX स्क्वायर वाई स्क्वायर में ऐसे लिगेंड के ऑर्बिटल जो एक्स और वाई एक्सिस में आ रहे हो, दैट इज ये। देन PX में सिंपल ऐसे जो एक्स एक्सिस के अराउंड आ रहे हो, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपली वाई एक्सिस, देन सिंपली जेड एक्सिस। ये सारे के सारे लिगेंड्स हमारे तैयार हो गए। नाउ हमने इसको नाम दे दिया, जो A1G वाले दैट इज एस के साथ कंबाइन कर सकता है, उस वाले लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल को हमने बोल दिया A1G। जो EG सेट ऑफ ऑर्बिटल के साथ बोल सकते हैं, हमने बोल दिया कि यार उनका भी सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो उनको हमने AEG बोल दिया। तो एंड देन हमने T1U बोल दिया, एंड देन T2G भी हमारे होते हैं, उनका सिग्मा में काम नहीं है, बट हाँ वो भी हमारे होते हैं, ठीक है। अब नाउ द पॉइंट इज DXY डिवाइजेड यहाँ पर क्यों नहीं है? तो आप सभी को पता है DXY डिवाइजेड की यदि मैं बात करना चाहूँ, तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या इन बिटवीन द एक्सिस होती है? हाँ सर, बात सही कही आपने। पर जो लिगेंड है ऑक्टाहेड्रल में, वो कहां से आ रहे हैं सर? वो तो अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं। सो दैट मींस हमारे पास क्या हेड ऑन ओवरलैपिंग हो सकती है, और सिग्मा बॉन्ड इज ऑल अबाउट हेड ऑन ओवरलैपिंग। सर बात आपने बिल्कुल सही कही, हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, हाँ सर, पर साइड वाइज ओवरलैपिंग होने का स्कोप है। यस, जिसने भी ये बात सोच ली बिल्कुल बढ़िया। तो जो T2G वाले होते हैं उनको हम पाई एक्सेप्टर या पाई डोनर में इस्तेमाल करेंगे, अब ये उनकी बात नहीं करेंगे। आई होप सो समझ में आ रहा होगा। तो अब चलते हैं अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को बनाने की कोशिश करने की तरफ। होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बहुत डेप्थ में कहीं कहीं बताते भी हैं, कहीं कहीं नहीं भी बताते। मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर एनर्जी लेवल्स के साथ बनाने की करता हूँ कोशिश। तो सबसे पहले हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे डायग्राम बने, कोई अगर बना रहा हो साथ साथ नोट्स बना रहा हो तो अभी के लिए रुक जाए प्लीज, इसको देख ले, देन अल्टीमेटली आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पर आपका जनरली 3D ऑर्बिटल, जहां पर आपके T2G और EG आ जाएंगे। सर बिल्कुल सही कहा आपने। फिर यहाँ पर आपके 5 ऑर्बिटल्स हैं, फिर उसके ऊपर वाला एनर्जी लेवल आपका 4s का होगा। हाँ सर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा कहीं ना कहीं A1G, ठीक है सर।
एंड देन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा आपको कुछ ना कुछ T1U। ठीक है सर, 4p ये होगा यहाँ पर। अच्छा ये किसकी बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं बात कर रहा हूँ मेटल की बात है ना। हाँ, अब हम आते हैं यहाँ पर लिगेंड की साइड। तो लेट्स कम टुवर्ड्स द लिगेंड। अब लिगेंड है, लिगेंड हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो उसके एनर्जी लेवल्स को हम थोड़ा नीचे ही बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ इससे नीचे लेके चलूंगा मैं सारों को। यहाँ पर मैं एक सेट ऑफ लेवल ड्रॉ कर लूँ। अब इसी के नीचे को मैं सभी को देखता हूँ। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये आपका समझ में आ गया, 3D फिर 4S फिर 4p। आप सिंपल पता है, 3D से ऊपर एनर्जी लेवल 4S आएगा, देन 4p आएगा। मेटल की मैं बात करूँ, हाँ सर ये तो लॉजिकल चीज है, पता ही होती है। तो यहाँ पर अब मैं आता हूँ लिगेंड्स के केस में। तो लिगेंड्स के केस में एक चीज को ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर 3D 4S 4p है ना, आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। अगर हमारे पास 3S 3p 3D बनाना होगा तो इसके अकॉर्डिंग सोचिए। मतलब सर ध्यान से देखिए, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग सोचना है आपको 3S 3p 3D क्या सर, जैसे यहाँ पर 3S है तो मतलब सबसे कम एनर्जी या सबसे लोअर एनर्जी पर 3S होगा, उससे हायर पर 3D, उससे हायर पर सॉरी उससे हायर पर 3p फिर 3D। यस सर। तो यहाँ पर सबसे नीचे जो मुझे बनाना होगा लिगेंड के केस में, दैट विल बी माय 3S वाला। मतलब लिगेंड का A1G सबसे कम, उसके ऊपर आ जाएगा आपका 3p दैट इज योर T1U एंड सो ऑन। देन उसके ऊपर आ जाएगा आपका T2G और ये लिगेंड के एनर्जी लेवल का यहाँ पर कहीं ना कहीं, तो कई कई जगह पर आप देखेंगे वो सिंपल लोग भाई एक ही लाइन में बना देते हैं, दैट इज यू, सिंपल यू बना देते हैं। A1G आपको शायद अजय साहब की किताब में भी मिलेगा। ये मैं क्यों बनवा रहा हूँ उसकी बात ध्यान को बताऊंगा। अच्छा यहाँ पर अब मैं देख सकता हूँ, पहले मैं इसको थोड़ा सा यार ओरिएंटेशन इसकी सही कर लूँ, क्योंकि मैं नीचे कहाँ पर ही बनाऊंगा डायग्राम्स, इसके डब्बे भी तो बनाने हैं। सो अब यहाँ पर आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर कंबाइन करते हैं अपने A1G को। तो यहाँ पर आपका मान लेते हैं ये A1G इस पर्टिकुलर A1G से कंबाइन करेगा, क्योंकि सेम ही सिमेट्री वाले होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले डब्बा आएगा जो काफी बड़ा है, मुझे पता लग रहा है, बट एनीवे यू गाइस कैन मैनेज दिस। देन यहाँ पर एक आपका एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा। ठीक है, सिमिलर गोज फॉर T2G, सिमिलर गोज फॉर EG एंड सो ऑन। यहाँ पर आप सब कुछ करेंगे। नाउ जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ वो ये, जैसे यहाँ पर आपका A1G आया, ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं कर देता हूँ आपके T1U को कंबाइन। तो T1U यहाँ पर कंबाइन करेगा, तो सर T1U यहाँ पर आएगा। सर एक बात बताइए, T1U की एनर्जी यहाँ पर हायर है, सही है। अच्छा T1U में बात करूँ कितने डब्बे आएंगे, क्या मुझे कोई बता सकता है? सर 3 आएंगे, तीन बना दिए यहाँ पर, बेटर रहेगा। और यहाँ पर एक ही है डब्बा है, ठीक है, क्यों है? क्योंकि आप सभी को पता है वो तो। और यहाँ पर ऊपर भी जाएंगे, तो यहाँ पर ये एक T1U का आ जाएगा। अभी समझा रहा हूँ, बस इसी से समझाता हूँ, फिर आपको काम हो जाएगा। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज, द क्वेश्चन इज सर, यहाँ पर आपने इसको नीचे बनाया है दैट इज A1G को, और यहाँ पर आपने इसको ऊपर बनाया। सर हमें तो ये सुना है कि जो जहां पर जितनी एनर्जी बॉन्डिंग की कम उतनी ज्यादा एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा, कुछ कुछ हमने ये पढ़ते हुआ है। नहीं बेटा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि अगर मैं समझाना चाहूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आप प्रॉपरली बनाइएगा इसको और नीचे लेके जाइएगा। ये मैं थोड़ा सा इसी की लाइन में ला रहा हूँ। आई होप आप भावनाओं को समझ पा रहे होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ। सो द पॉइंट इज, ये होता है कि जैसे लिगेंड्स हैं, लिगेंड की ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है। अगर हमारे पास हेटेरो सिस्टम होता है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो जिस भी इंसान के ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है, मतलब स्टेबिलिटी की बात हुई। और स्टेबल कौन होता है हमारा? बॉन्डिंग वाला। तो जो भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे बनेंगे अकॉर्डिंग टू द लोअर स्टेबल सिस्टम। और जो भी एंटी बॉन्डिंग है वो, सॉरी लोअर स्टेबल निकल गया मुझसे, लोअर एनर्जी सिस्टम। और जो भी हमारे एंटी बॉन्डिंग वाले सिस्टम होंगे, जो भी हमारे एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स होंगे, दैट विल बी मेड अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट जिसके एनर्जी लेवल्स होंगे, दैट इज यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये, यहाँ पर मैं लास्ट बना दूं बेटा बस EG का, फिर मैं इसको आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। अब EG वाला मेरे पास यहाँ आ जाएगा, EG के मेरे पास 2 डब्बे होंगे, ठीक है, और यहाँ से ये EG आ गया, एंड देन EG की मैं बात करूँ यहाँ पर ये मेरे पास आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, आपके दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पर ये EG सबसे यहाँ पर आ गया, यहाँ पर EG ये आ गया, ठीक है जी। सर यहाँ पर आपका A1G आया, बट यहाँ पर A1G सबसे नीचे, सर यहाँ पर T1U सबसे ऊपर है, और सर यहाँ पर बीच में। सर ये क्या तरीका है? तो ये यही तरीका है कि मुझे बताइए, यहाँ पर ये A1G है, यहाँ पर A1G सेकंड नंबर पर है। मुझे बताइए, अगर जो मैंने बात बोली थी अगर आपको समझ में आई थी, तो यहाँ पर लेस स्टेबल कौन सा है, सॉरी मोर स्टेबल या लेस एनर्जी वाला कौन सा है? थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो रही है बोलने में, मैं समझ पा रहा हूँ। A1G मेरा मोर स्टेबल किसका है? लिगेंड का। तो एनर्जी किसकी कम? इसकी। तो जो बॉन्डिंग है वो किसके अकॉर्डिंग बनाऊं? लिगेंड के, ठीक है सर। सर अब एंटी बॉन्डिंग की बात आई, सर एंटी बॉन्डिंग जो है हमारा वो हायर एनर्जी लेवल वाले सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, और वो किसके अकॉर्डिंग बनाने चाहिए? जिस भी ऑर्बिटल की एनर्जी हायर हो, या फिर जिस भी कंपोनेंट के ऑर्बिटल की एनर्जी हाई हो। तो A1G यहाँ पर किस पर है? सेकंड पर। तो एंटी बॉन्डिंग में मेटल के अकॉर्डिंग बनाऊंगा, लिगेंड के अकॉर्डिंग में बॉन्डिंग बनाऊंगा। इतना अगर आपने याद रख लिया तो आप आराम से डब्बे एकदम सही बनाकर आएंगे एग्जाम में। अब सर यहाँ पर T2G भी, तो सर उनका क्या करना है? तो बेटा T2G क्योंकि मेटल है उस इसलिए मैं फिलहाल शो कर देता हूँ, वरना फिर हम लिगेंड वालों को ऐसे ही लिख देते। फिर इस केस में तो T2G हमारे इन दिस सिनेरियो रहेंगे नॉन बॉन्डिंग, और वो जितना उनका एनर्जी लेवल था वो उनका उतना ही
रहेगा। सो दैट्स हाउ वी फॉर्म। तो यहाँ पर जो मेटल से बना है वो हमारे आप बोल सकते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं, और यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं। ठीक है, क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है? ठीक है सर, तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर फर्दर मैं अगर कुछ करना चाहूँ तो मेटल के अकॉर्डिंग आपको मैंने बस समझा दिया, उसके अकॉर्डिंग समझा दिया। आई होप यहाँ पर चीजें याद रहेंगी। एग्जाम्पल में अब आपसे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग करवा सकते हैं, तो आप दो दो इलेक्ट्रॉन करके भर दिएगा, कोई भी आपको सिग्मा डोनर दे देंगे। माइट भी आपका कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स आता है अमोनिया के साथ, शायद PYQ में पता नहीं आया या नहीं, देख लेंगे मतलब उसको, तो खैर अभी आगे। तो वो उस तरीके से आप कर देगा, तो आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर आप एंड सो ऑन यू गाइस कैन इजीली फिल द इलेक्ट्रॉन्स। आई होप समझ में आई होंगी चीजें किस तरीके से डायग्राम बनाया वो भी यहाँ पर समझ में आया होगा। हाँ, कुछ कुछ हो सकता है बोलने में गलती हुई, कुछ कुछ थोड़ा सा कम बोला हो, मतलब कहीं पर मिस हो गया हो, तो प्लीज यू गाइस जस्ट कोऑपरेट। बाकी इसी से रिलेटेड सवाल बनेगा, और कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत डेप्थ में सवाल बनेगा एंड मैं जो है वो मतलब किसी चीज को स्किप करूँ, बट हाँ, जो भी है सब कुछ लगभग लगभग मैं जो है वो कोशिश तो फुल कर ही रहा हूँ कि जो भी बता पाऊँ वो बता पाऊँ। अच्छा, अब जैसे यू गाइस आर इन सेमेस्टर, और आपने देखा होगा कुछ कुछ टीचर्स होते हैं, जैसे मतलब अगर जिन बच्चों ने रामजस कॉलेज में होंगे उनको तो मतलब मैं खैर नाम तो नहीं लेना चाहिए किसी का, बट हाँ कुछ कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो मतलब आपको बताऊं ना, आपको मैं साइकोलॉजिकल फैक्ट बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपके काम आएगा जब आप आगे अपने करियर्स में जाएंगे, जब भी आपको कुछ करना हो। मे बी यू गाइज आर हायरिंग एट हायर लेवल, जब भी आप पहुंचेंगे तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग या कुछ टीचर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो पढ़ाते बहुत अच्छा है, और वो फिर आपके बिहेवियर में मैचिंग हो, तो आप उनको आइडियल टीचर मानते हैं कि हाँ ये आइडियल टीचर है। कॉलेज, सबके कॉलेजेस में आपको कुछ ना कुछ टीचर मिलते होंगे यार, कोऑपरेट करते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे भी हैं, बहुत ज्यादा स्वीट टीचर्स हैं, एंड दे ऑलवेज कोऑपरेट एट डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स, हंसी मजाक सब कुछ करते हैं। एंड देन यू सी सम सेट ऑफ पीपल जो ना पढ़ाते ना कोऑपरेट करते। ठीक है, अब मैं आपको बीच में एक मीडियोकर स्टेज बताने जा रहा हूँ। उसमें क्या होता है यार, यू हैव द सेट ऑफ पीपल जिनको बहुत एवरेज या बिलो एवरेज पढ़ाना आता है, बट दे जस्ट ट्राई टू शो, दे जस्ट राइट ऑन बोर्ड्स की वो बोर्ड पर लिख लिख कर समझा रहे हैं, और जो वो समझा रहे हैं वो उन्हें खुद भी नहीं पता वो क्या समझा रहे हैं। एंड देन दे जस्ट डिस्कस, मतलब वो आपसे क्या करेंगे, मे बी वो दे कैन डिस्कस करियर, करियर वाले से रिलेटेड डिस्कशन करने लगेंगे, कि आपको बोलेंगे कि नहीं ये जो क्लास है चलिए ये तो मैं बता रहा हूँ, पर आपको जो मैं यही बात बता रहा हूँ ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ये वो होता है, वो आपको कुछ स्टार्टअप की बात करने लगेंगे कि मैं चाहता हूँ कि आप स्टार्टअप वगैरह में एंड ऑन ये सारी चीजें करें, ऐसा कुछ डिस्कशन मिलेगा। बट उनका जो ओवरऑल टीचिंग का मतलब मेरा जो अभी तक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यार वो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अपनी कमियों को छुपाने के लिए करते हैं। मतलब दिस इज व्हाट आई हैव नोटिस, आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू गाइज एज वेल, कि कहीं पर भी अगर ऐसे कुछ ना कुछ, मे बी मतलब आई एम जस्ट सेइंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, बट इन अदर फील्ड एज वेल देयर आर सम पीपल, और मे बी डिफरेंट डिफरेंट पीपल, या मे भी हो सकता है कोई मजबूरी में कर रहा हो, बट हाँ ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप ध्यान रखिएगा अगर आपको लगे कि यार एक पार्ट वीक है। और वैसे आपको भी बता दूं, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, अगर आप भी किसी चीज में वीक हो ना, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज में, तो आप उसके एक और अगर उसका कोई कंपोनेंट हो तो आप उसमें थोड़ा सा एक्सेल करने की कोशिश करिए। जैसे एग्जांपल, टीचिंग में अगर कोई पढ़ाने में वीक हो रहा है और उसको भाई मतलब अभी राइट नाउ वो टीचर है, तो वो क्या करेगा आपसे करियर रिलेटेड ऐसी थोड़ी उधर उधर की बातें थोड़ी सी ज्यादा करेगा, थोड़ी सी डिस्कशन ओरिएंटेड ज्यादा रहेंगी उनकी बातें, ताकि कहीं ना कहीं मैं बताऊं ये मैनिपुलेशन काइंड ऑफ रहता है, क्योंकि यू गाइस आर जस्ट चाइल्ड, तो कर सकते हैं। और बाकी ये मतलब अच्छा कहीं ना कहीं ये डिफेंस मैकेनिज्म भी है, मतलब अगर आपको किसी कहीं पर डिफेंस करना है अपना, तो यू कैन डेफिनेटली यूज दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल फॉर योर पर्सनल पर्पस भी, कहीं किसी और अदर फील्ड में, बट हाँ ऐसा ना हो कि बच्चे जैसे कहीं पर बच्चों का नुकसान हो। बाकी हमारे कॉलेज वाले तो हो सकता है समझ भी गए होंगे किस किस की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी लेट्स लीव इट फॉर दिस टॉपिक, मतलब क्या ही करेंगे। बता रहा था मतलब मेन मोटिव था कि साइकोलॉजिकल फैक्ट, मतलब आई लर्न अबाउट साइकोलॉजी कुछ टाइम पहले, मतलब तो वहीं से मतलब मुझे कुछ कुछ चीजें क्लिक हुई थी। मतलब आपको पता है ये मेरे अंदर है, कुछ भी उल्टा सीधा उठा के पढ़ने लगता हूँ, लर्न करने की कुछ भी कोई बताया तो देख लेता हूँ, बिकॉज इंटरेस्टिंग लगता है। तो साइकोलॉजी कहीं ना कहीं, और ह्यूमन साइकोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी इंटरव्यूज वगैरह जाएंगे ना देने, ह्यूमन साइकोलॉजी अगर आपको आती होगी तो कहीं ना कहीं इंटरव्यूज में आप बहुत अच्छा करेंगे, जो इन फ्यूचर आपको करना ही पड़ेगा। इस चीज से शायद ही कोई बच सकता होगा, किसी भी आप फील्ड में जा रहे हो इंटरव्यू से आप नहीं बच सकते, मोरलेस प्रेजेंटेशन एंड ऑल से आप नहीं बच सकते। तो यू शुड नो हाउ टू डील विद पीपल, एंड फॉर दैट द बेस्ट थिंग इज you can do the best thing you can do is just learn the human psychology, मतलब not as a subject, but maybe watch some YouTube videos, read some kind of articles or books, anything that you can do for that, but ये रिकमेंड करूंगा जस्ट डू दैट। तो ये था जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत ज्ञान तो उसके बारे में बात हो गई है। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज की तरफ। तो इंपॉर्टेंट है साहब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम थोड़ा सा तैयार रहेगा। अब आती है यार बात पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर की।
तो पाई डोनर की सबसे पहले तो यही कंडीशन है उनके पास, एक तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक होना चाहिए। देन काफी और भी कंडीशन है दैट, जैसे कि आपका जनरली मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सो ऑन। बाकी आई डोंट थिंक यहाँ पर इसकी कोई एज सच नीड रहती है इस केस में। जो मेन पॉइंट है यहाँ पर उसी के अराउंड डिस्कशन रखेंगे तो थोड़ा सा आप सभी के लिए बेटर रहेगा। अच्छा, यहीं पर एक चीज मैं फर्दर बात करूं, दैट इज दिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, इनको आप बना लीजिएगा। ये आपका A1G है, ये आपका A1G स्टार है। सिमिलरली आपका T1U है। सिमिलरली यहाँ पर आपका T1U स्टार का है सबसे ऊपर ये रहा। सिमिलरली ये आपका EG है। सिमिलरली आपका EG स्टार है। सभी लोग इस बात को अग्री करते हैं। ये यहाँ पर T2G से ध्यान रखिएगा, T2G से EG तक का जो डिफरेंस होता है एनर्जी का वो कहलाता है आपका डेलो। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जो डेलो कहलाएगा वो ये कहलाएगा। यहाँ पर आप जब प्रॉपर नोटबुक में बनाएंगे तो आप एकदम से आपका प्रॉपर डायग्राम बनेगा। यहाँ पर आपको ऊपर नीचे कुछ दिख रहा होगा, ठीक है, वो मैं मानता हूँ, बट आप याद रखिएगा यहाँ पर जो डेल नॉट ओ है वो क्या होगा, यहाँ पर T2G से EG। अब वो EG स्टार भी हो सकता है ना भी हो सकता है। T2G स्टार से EG स्टार में हो, किसी केस में, किसी केस में कुछ और हो। बस इस बात का ध्यान रखिएगा क्या है, T2G हो स्टार वगैरह कुछ भी हो वो चल जाएगा, EG हो स्टार वगैरह कुछ भी हो चल जाएगा उसका। EG से T2G नहीं, इसको मत बोल दिएगा, दिस इज नॉट योर डेल नोट। तो डेल नोट आपका यहाँ पर ये। अब यहीं से सारा गेम शुरू होता है। यही कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। इसी से ओरिएंटेड सवाल बनने के चांस है कि सर अगर बात हमारे पास पाई बॉन्डिंग की आ जाए तो क्या आप सभी लोग इस बात से अग्री करते हैं कि अगर पाई बॉन्डिंग आ जाएगी तो T2G आपके लिगेंड्स के गेम में आ जाएंगे ऑन? क्योंकि वो क्या थे, हमने बात करी थी कि वो यहाँ पर एक तो सबसे पहले यहाँ पर ये नॉन बॉन्डिंग आ रहे थे, कौन से, मेटल के, क्योंकि उनके पास कोई है ही नहीं बॉन्ड बनाने के लिए। अब यहाँ पर गेम में कौन एंटर कर गया, लिगेंड का T2G। द मोमेंट लिगेंड के T2G ने एंट्री करी, द मोमेंट लिगेंड के T2G ने एंट्री करी तो क्या होगा, तो सर इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो ये होगा कि अब T2G भी कंबाइन करेंगे। यहीं से सारा का सारा सिनेरियो बदल जाता है। अब यहाँ पे बस मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ, दिस इज द मेटल के एनर्जी लेवल एंड यहाँ पर आपके T2G और EG दोनों सेट ऑफ लेवल्स हैं, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर मैं बताऊं, चलिए ठीक है, अभी फिलहाल आप इसको मान लीजिए, जैसे यहाँ पर ये आपका मेटल आ गया और यहाँ पर अब मैं लगा देता हूँ फॉर एग्जांपल आपका सेकंड वाले लिगेंड का, तो लिगेंड का ऑब्वियसली नीचे होगा। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा, सारे लिगेंड्स के T2G लेवल नीचे नहीं होते, सारे लेवल के, एज कंपेयर टू मेटल। कुछ कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके कहीं ना कहीं T2G की वैल्यू हायर होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और वो क्यों, उससे इफेक्ट क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अब जो भी ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो के पाई डोनर हैं, तो कहना ये चाहता हूं मैं आपके, पाई डोनर जो लिगेंड्स हैं उनका जो T2G है उसकी एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू मेटल। ठीक है सर, ये बात समझ गए। तो आपका ये एक एनर्जी लेवल बन जाएगा। सिमिलरली आपका ये एक एनर्जी लेवल यहां से क्रिएट हो जाएगा। ये आपका T2G स्टार है। अब ध्यान रखिएगा, जो आपका EG यहाँ पर EG होगा उसका कुछ ना कुछ कंबाइन हुआ होगा। तो अल्टीमेटली आपको पता है T2G से ऊपर ही होता है EG, यहाँ पर कहीं EG होता है। सिमिलरली इसका थोड़ा सा ऊपर कहीं EG होगा। ये EG कंबाइन करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं जो EG स्टार है वो आपका इससे ऊपर आएगा। तो मैं मान रहा हूं यहाँ कहीं पर EG स्टार आता है और इतना ही आता है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आता। अब देखिए साहब डेल नोट कितना सा आपको नजर आ रहा है। सर बात आपने थोड़ी बहुत सही कही है, दिस इज योर डेल नोट, या फिर मैं इसको यहाँ पर डैश लगा देता हूँ ताकि डिफरेंशिएट हो जाए पीछे वाले से। क्या आप सभी को पता है ये जो डेल नोट है वो काफी ज्यादा छोटा आ रहा है आपका, इससे सर आ रहा है। अगर एनर्जी लेवल कम T2G और EG में तो क्या होता है, तो सर आपका जो है वो कहीं ना कहीं आपका ये जो लेवल है ये काफी कम हो जाएगा पेयरिंग एनर्जी से। तो अगर पेयरिंग एनर्जी से काफी ज्यादा कम हो गया ये, तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली ऊपर जाएंगे। और कौन सा केस हो जाएगा यहाँ पर, हर कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि सर ये दिस इज जनरली द केस फॉर द वीक फील्ड लिगेंड्स। यही यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि वीक फील्ड साहब, वीक फील्ड लिगेंड साहब की केस में आपका क्या सिनेरियो रहता है। आपका अगर वो पाई डोनर हुई होता है, और मेजरली आपके काफी सारे जो होंगे वो आपके पाई डोनर होंगे, तो वो क्या करेंगे, उनके जो लिगेंड के जो T2G ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी लेवल कम होता है एज कंपेयर टू मेटल। इसके पाई डोनर वालों की बात कर रहा हूं। द मोमेंट मैंने पाई एक्सेप्टर की बात कर ली, गेम आपका चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, पाई एक्सेप्टर का यहाँ पर आई थिंक अजय साहब की किताब में यही लिखा हुआ है कि साहब आपका ये मेटल का एनर्जी लेवल है, ठीक है, और यहाँ पर आपका कुछ जो है वो लिगेंड का एनर्जी लेवल आ जाएगा। अब यहाँ पर होता क्या, उन्होंने ये बताया कि T2G ऑफ मेटल
जो होता है वो लोअर होता है एज कंपेयर टू T2G ऑफ लिगेंड इन केस ऑफ पाई एक्सेप्टर लिगेंड। आई थिंक ऐसा ही कुछ सिनेरियो वहां पर मेंशन है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपका एनर्जी लेवल बनाने जा रहा हूँ, और यहाँ पर जो हमारा ये आपका पहले इनिशियल कुछ ईजी सेट होगा, तो यहाँ पर यही कुछ आपका जो है वो ईजी आ रहा होगा इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो पाई एक्सेप्टर के केस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पाई एक्सेप्टर के केस में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर वैसे आपका ऑर्बिटल डायग्राम तो शायद नहीं बनाया हुआ है अजय साहब की किताब में, बट हाँ मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर होगा क्या, ये T2G कंबाइन करे, यहाँ पर आ जाएंगे, फिर आपका यहाँ पर ये जो है कुछ ऊपर आ जाएगा एज कंपेयर टू यहाँ पर आपके ईजी से। तो यहाँ पर अब आप देख लीजिए, ये आपका आया है T2D-G। क्या ये मेरा डेल नॉट हो जाएगा? यानी जल्दी बोलिए बेटा। नहीं, जिसने नहीं बोला बोलता बहुत बढ़िया, शाबाश। आपका जो आएगा वो कहीं ना कहीं ये सेट होगा। दिस इज योर T2G, और सॉरी T2G यहाँ लिख दिया, दिस इज योर डेल नॉट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, क्योंकि ये T2G है, यहाँ पर आपका EG है। या EG स्टार भी अगर बनेगा तो वो कहीं ना कहीं ऊपर ही बनेगा। तो क्या सभी को पता है डेल नॉट बहुत ज्यादा हाई होने वाला है एज कंपेयर टू एनी ऑफ द केसेस? तो यस, ऐसा है। तो ऐसे लिगेंड्स जो आपके पाई एक्सेप्टर होते हैं वो साहब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, क्योंकि डेल नॉट बहुत हाई हो जाता है। तो आई होप क्वालिटेटिव आपको आइडिया हो गया होगा, जो क्वालिटेटिव ही आइडिया कहीं ना कहीं बताना था। दिस इज बहुत छोटू सा गैप, दिस इज ठीक ठाक डिसेंट गैप, एंड दिस वन इज काफी ज्यादा बड़ा गैप हो जाता है। और अगर आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं कंबाइनिंग भी हो जाती है तो फर्दर और ऊपर इजी से जाएगा, तो बहुत कहीं ना कहीं चीजें हमारी डिफरेंट हो जाती है। बट हाँ, इन दिस केस जितना मुझे याद आ रहा है, बाकी एक बार रीडिंग वगैरह आप लोग करेंगे तो देख लीजिएगा। बाकी डायग्राम मेरे हिसाब से यही है, ऑलमोस्ट करेक्ट है। यहाँ पर काफी ज्यादा हाई हो जाता है, तो यहाँ पर क्या पेयरिंग आपकी होने के चांस होते हैं। पेयरिंग ही आपकी चांस नहीं बल्कि होती ही पेयरिंग है। ठीक है, तो यहाँ ये सिनेरियो हो गया, तो डेल नॉट काफी ज्यादा हो जाएगा। तो ये आई थिंक क्वालिटेटिव चीज थी जो बतानी थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये साहब अजय साहब की किताब में जैसे यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे ही लिख दे रखा है, तो कंफ्यूजन ये रहेगी कहीं ना कहीं कि सर यहाँ पर ये A1G, यहाँ पर A1G सबसे ऊपर, यहाँ पर ये सबसे नीचे, सॉरी ये बीच में आ गया, यहाँ पर ये आ गया। तो सर उसकी एक्सप्लेनेशन कहाँ से दी? उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम से दी। इसको थोड़ा सा ओपन करके बनाया और समझाया आप सभी को कि एग्जैक्टली सिनेरियो क्या है, कि जो लिगेंड, जो बॉन्डिंग वाले हैं वो किसके क्लोज होंगे? वो आपके लिगेंड के क्लोज होंगे, और ये आपके क्लोज होंगे मेटल के। तो मेटल वालों को आपको इसके अकॉर्डिंग बनाना है, किससे आपसे याद करना था वो भी बता दिया। इसको याद करने का भी तरीका बताया था मैंने, जैसे यहाँ तो 3D 4S 4P से कर लेंगे, यहाँ पर आप याद करिएगा 3S 3P 3D से। तो उसके अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल्स को आप ड्रॉ कर लीजिएगा। सो दैट्स हाउ यू गाइस कैन डू। देन अच्छा, यहाँ पर भी देख ले सकते हैं, यहाँ पर आप लोग डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, तो हाँ सॉरी, दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ आपका EG स्टार, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये आपका EG स्टार है, जो आपका अल्टीमेटली कंबाइन करके बना होगा T2G EG लेवल, फिर वो कंबाइन करेंगे एंड देन अल्टीमेटली आपको मिल गया होगा कहीं ना कहीं आपका EG स्टार। तो यहाँ पर आपको EG स्टार का ये एनर्जी लेवल है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ कहीं आपका EG स्टार आया होगा। तो यहाँ पर अल्टीमेटली कंबाइनिंग करने के बाद यहाँ पर हम शो नहीं कर रहे इसकी कॉम्बिनेशन, कहीं ना कहीं यहाँ इस तरीके से ऊपर आया होगा, तो वो हमने डायरेक्टली ड्रॉ करके दिखा दिया है। और यहाँ पर ये डायग्राम आपके सामने मौजूद है। तो यहाँ पर बाकी ये तो सही था, हाँ ठीक है, तो ये सही था, ठीक है। तो अब यहाँ पर अच्छा, इससे एक और इंटरप्रिटेशन हम ये चीज देख सकते हैं कि आपका इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो जो T2G था खाली मेटल के केस में, वो कुछ ये डेल नॉट आ रहा था। आफ्टर कंबाइनिंग विथ लिगेंड, जैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन हुआ, क्या डेल नॉट छोटा हो गया पहले से? हाँ सर, बस यही मेन चीज है जो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, जो शायद मैंने कहीं ना कहीं मिस करी है। तो डेल नॉट यहाँ पर, ये जो है मैंने उल्टा साइन लगा दिया है फिलहाल, तो फिलहाल यहाँ पर इसको जो है मैं पलट देता हूँ। ये साइन यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या इफेक्ट हुआ है। तो अल्टीमेटली आपका जो गैप है वो कम हो गया। कब? जब आपका जो है वो कहीं ना कहीं पाई डोनर या एक्सेप्टर, सर जब आपका कहीं ना कहीं पाई डोनर लिगेंड आया था, तो पाई डोनर के केस में आपका गैप कम होगा, पाई एक्सेप्टर के केस में आपका गैप बढ़ जाएगा। आई डोंट थिंक अब किसी को भी कोई डाउट होगा। इसी के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी गई जो मैंने बताया था। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर लोग हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। कहीं ना कहीं पाई एक्सेप्टर आपको आई होप पता होगा कहीं ना कहीं, जैसे कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, दिस इज यहाँ पर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका ये पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अपना इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, देन CN नेगेटिव है। अच्छा, ये लोगों को इन्होंने लिख रखा है कि ये पाई एक्सेप्टर नहीं, बट स्टिल दे आर प्रीटी मच स्ट्रॉन्गर लिगेंड, तो ये देख सकते हैं। देन PPH3 ये आ गया, फिर यहाँ पर आपके वीक पाई एक्सेप्टर आ गए, फिर यहाँ पर कोई भी पाई वाई नहीं होगा, फिर ये पाई डोनर वाले सबसे बाद में, फिर स्ट्रॉन्ग पाई डोनर। ठीक है, आई होप सो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा।
थोड़ा थोड़ा यहाँ से भी आपको याद हो रहा होगा। तो ये देख सकते हैं, दे आर नाइदर स्ट्रॉन्ग पाई डोनर नॉर पाई एक्सेप्टर येट दे आर हाई इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, द रीजन इज दैट दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग पाई डोनर्स। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग पाई डोनर्स होते हैं। अच्छा सर, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका भाई वो बढ़िया करेंगे ना, दैट इज स्प्लिटिंग तो बढ़ रही होगी कहीं ना कहीं अगर स्ट्रॉन्ग पाई डोनर्स है। तो ये आपका सिनेरियो था। आई होप यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, अभी मैं इसके सवाल देख लूं जरा, मैंने देखी नहीं अभी तक, इसको मैं ले आता हूँ स्लाइड वगैरह पर, फिर कुछ कुछ इसके सवाल कर लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं और ज्यादा पता लग जाएगा जो पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर पेपर में आओगे वो किस तरीके के सवाल बनेंगे। बाकी सवालों वाली वीडियोस में तो डिटेल में करवाया जाएगा डिस्कशन हर चीज का। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का आई थिंक कोबाल्ट 2+ पर ही सवाल आया था। आई डोंट रिमेंबर कोबाल्ट 3+ है, 2+ ही होगा। तो यहाँ हो क्या रहा है, जैसे कि आप सभी लोग एक चीज तो देख सकते हैं सिंपल सा, कि ये 12 इलेक्ट्रॉन तो आपको भरने ही भरने होंगे क्योंकि लिगेंड का हिसाब किताब होगा। तो 12 तो आप मान के चलिए, प्लस साथ में आपको कौन से बनने होंगे, जो भी आपके कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर आदमी में होंगे 3D 4S 4P में मिला के, हमें पता है। तो कोबाल्ट 2+ है तो आयरन कोबाल्ट कोबाल्ट आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग D7 है ना। तो D7 होगा, मतलब मुझे 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब मुझे टोटल 19 इलेक्ट्रॉन भरने होंगे। एक बार मैं दोबारा सोच लूं, आयरन के बाद आता है कोबाल्ट, हाँ तो यही होगा मेरे हिसाब हिसाब किताब। अब मैं पेयरिंग वो फिलिंग करना शुरू करूंगा सिंपल सा, 1 2 ठीक है, फिर 3 4 5 देन 6 7 8 यहाँ पर हो गए, 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो मेरे हिसाब से 18 भी तो करना है, 18 हो गया ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं अल्टीमेटली कर दूंगा 19 ठीक है। तो ये यहाँ पर मेरी फिलिंग हो जाएगी। और यहाँ पर आप लोग देख ये भी चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पहले पेयरिंग कराई है, बाद में मैंने ऊपर इलेक्ट्रॉन भेजा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर कोबाल्ट वो NH3 जो था हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सो दैट्स हाउ वी डू द फिलिंग ऑफ सच थिंग्स। आई होप सो यहाँ पर चीजें समझ में आ रही होंगी। सो एडिशनल यहाँ पर आपको एक चीज कहीं ना कहीं समझ में आ रही होगी, जो भी लोग समझदार होंगे वो ये चीज समझ पा रहे होंगे कि सर 12 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहीं ना कहीं इस गेम में आ रहे हैं। तो ये तो आप जब भी आप ऑक्टाहेड्रल के लिए फिलिंग करेंगे तो ये तो फिल हो गई, फिर आपका वही T2G और EG से गेम स्टार्ट होगा, जो आपका नॉर्मली भी आप करते हैं। T2G और EG स्टार से आपका बेसिकली गेम स्टार्ट होगा, तो जो कि आप नॉर्मली भी करते हैं। आई होप सो ये चीज समझ में आई होगी। सो ये EG से सवाल MOT से आया था इस पर्टिकुलर पेपर में, NEP का जो फर्स्ट पेपर था, और आई डोंट थिंक कोई आया होगा, बाकी होगा तो मैं एक बार चेक कर लूंगा। पर यही सवाल था जो आया था, और मतलब आसान था, आसानी सवाल आते हैं MOT से, आप मान के चलिए 5-10 नंबर की आएगी, ज्यादा कोई खास नहीं आएगी। दैट्स इट फॉर टुडे लेक्चर। आई होप सो मजा आया होगा, आसान लगी होंगी चीजें, कोई खास एज सच डिफिकल्टी लेवल नहीं है यहाँ पर। मॉडरेट ही मैं बोलूंगा, बल्कि इजी टू मॉडरेट के बीच में मैं यहाँ पर बोलूंगा, क्योंकि जिन लोगों ने बेसिक पढ़ के आए हैं उनको ये यूनिट वैसे इजी ही लगेगी क्लास 12 अगर है। हाँ, सेकंड वाली को थोड़ा सा मैं इजी टू मॉडरेट फिर भी मैं बोल दूंगा, नई नई चीज आएंगी, देखते हैं उसको भी कैसे टैकल करना है। पहले तो मोस्ट प्रोबेबली ऑर्गेनिक का यूनिट की तैयारी करने की करूंगा मैं कोशिश, देखते हैं बाकी जैसा होगा, बहुत जल्द बात कर लेंगे वो तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। अपना जरूर गाइडेंस, मतलब गाइडेंस नहीं, गाइडेंस आपको मुझसे लेनी है, अपनी राय जरूर देते रहिए, क्या क्या करना है, अपने इनपुट जरूर देते रहिए, कुछ भी चीज अगर आप सीख रहे हैं जरूर बताते रहिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।